हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज के वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं राइज ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बारे में। राइज ऑफ कम्युनिस्ट कैसे हुआ, इनका इमरजेंस कैसे ये राइज कर रहे हैं चाइना में। बैकग्राउंड आपको, रीजन वैसे देखो मिल गया है। रीजन कहाँ मिल गया आपको? रीजन मिल गया है आपको पिछले वीडियो में जब आपने ये सिचुएशन पढ़ी, कौन सी वाली, आपका जो क्या कहते हैं, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी वाली सिचुएशन है ना चाइना में, और जो इंपीरियलिज्म खत्म हो रहा है उसके बाद रिपब्लिक्स जो आ रहे हैं चाइना में। तो मैं कहता हूँ कि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना या जो नेशनल चाइनीज़ पार्टी जो बन रही है ना, तो जो नेशनल चाइनीज़ पार्टी बन रही है बेसिकली, या नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ चाइना आप कह दें, वो बन रही है। KMT जिसको आप कहते हैं, गोमिदांग, जिसको मतलब अलग अलग नाम है इनके, नाम वही है बेसिकली। चाइनीज़ में वो आपने कह दिया KMT या गोमिदांग, और आपने इंग्लिश में उसको नेशनलिस्ट चाइना पार्टी या चाइनीज़ नेशनलिस्ट पार्टी कह दी आपने, बात वो सिमिलर हो गई। तो यहाँ आपने देखा, अब मैं एसेंस पे आ जाता हूँ, अभी तो बातें ऐसी। एसेंस ये था कि आपने देखा कि जो KMTs का यानी रिपब्लिकन्स का जो बेस था वो अर्बन क्लास में था, और जो लोअर क्लास थे उनको ये अवॉइड कर रहे थे, और उस समय लोअर क्लास में बहुत बड़े लेवल पर मूवमेंट शुरू होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको वही समझाऊंगा कि आखिर इमरजेंस कैसे हुआ। एक व्यक्ति की कमी दूसरे की स्ट्रेंथ बन जाती है। मतलब कहने का कि जब बहुत सारे ओपोनेंट्स हैं तो क्या होता है भाई, जीत हार का फैसला कभी होता है ना। जब एक अपनी जो है वीकनेसेस शो करता है और दूसरा जो है अपनी स्ट्रेंथ उसकी अपने ओपोनेंट की वीकनेस को अपना स्ट्रेंथ बना लेता है एक तरीके से। यहाँ पे भी आप वही चीज़ देखोगे कि जो आपके रिपब्लिकन्स की वीकनेस है वो आपके कम्युनिस्ट की स्ट्रेंथ बनेगी। क्योंकि बेसिकली कम्युनिस्ट किस चीज़ को टारगेट करते हैं? कम्युनिस्ट टारगेट करते हैं आपके लेबर, वर्किंग, पीजेंट, फार्मर क्लास को। ठीक है, वो तबका जो काम करता है, वो तबका जो ग्रास रूट लेवल का काम करता है। काम तो हम सब कर रहे हैं, लेकिन पूंजीपति, कैपिटलिस्ट, जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनको हेल्प कौन कर रहा है? इनकी फैक्ट्रीज में काम कौन कर रहे हैं? इनकी फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं वर्कर्स, लेबर्स। ठीक है, दूसरा जो प्रोडक्शन कर रहा है बेसिक लेवल पर, एग्रेरियन यानी फार्मर। तो ये इनका टारगेट पॉइंट रहता था। क्लियर है? क्योंकि उस ज़माने में खासकर सबसे ज़्यादा समस्या इसी वर्ग को होती थी। वो ज़माना जो था, आप देखोगे ना कि क्यों कम्युनिस्ट अराइज ही हुए, तो आप देखोगे कि बेसिकली कार्ल मार्क्स जो है देख किनको रहा है? उन लोगों को देख रहा है जिनका शोषण हुआ। क्योंकि कैपिटलिज्म में वाहवाही हुई उन लोगों की जिन्होंने पूंजी को इकट्ठा किया, इन्वेस्ट किया, फ़ायदा कमाया। तो वो चकाचौंध वाली चीज़ें तो दिखनी शुरू हो गई। लेकिन स्लम्स जो डेवलप हुए, स्लम्स में पड़े जो लोग 18 घंटे, 16 घंटे, 17 घंटे जिन्होंने काम किया, 20-20 घंटे, या 20 घंटे तो नहीं पर हाँ 17 से 18 घंटे काम किया जिन्होंने, बच्चों ने, औरतों ने और मेल्स ने, पुरुषों ने काम किया जिन जगहों पर, उनका शोषण ही तो हुआ। उन्होंने बहुत ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस में काम किया जब बहुत मतलब आप कह सकते हैं कि इतनी मशीन्स, इस लेवल पे हैवी मशीन्स होती थी, है ना, जहाँ थोड़ा सा मुश्किल होता था। आज की तरह ऑटोमेटिक सिस्टम तो बिल्कुल भी नहीं था, सारा कुछ मैनुअल होता था। तो कुल मिला के आज का ये जो वीडियो है ये इसी चीज़ के ऊपर डेडिकेटेड है, जब आप ये जानोगे कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो कैसे चाइना में इमर्ज हुई। तो शुरू में जो कर रहा हूँ वो शुरू कर रहा हूँ एक्चुअल में कहाँ से? इस कम्युनिस्ट का जो इमरजेंस है रशिया में, USSR में, वहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं। क्लियर? थोड़ा सा आपको पता चलना चाहिए कि दुनिया में कम्युनिस्ट का जो स्प्रेड शुरू हुआ वो शुरू कहाँ से हुआ। तो आपको ही पता है, रूस से ही शुरू हुआ या सोवियत रूस से शुरू हुआ। क्योंकि 1917 से 1923 का जो टाइम पीरियड है, फ्रॉम 1917 to 1923, दिस वॉज द टाइम पीरियड व्हेन रशियन रेवोल्यूशन वॉज देयर इन रशिया। तो यहां पर एक पार्टी है जिसका नाम है बोल्शेविक। बेसिकली यहां पे जो पार्टी है वो है बोल्शेविक। तो ये जो बोल्शेविक लोग थे, इन लोगों ने रशिया में जो जार निकोलस था, इसकी सत्ता को ओवरथ्रो किया, उसकी सत्ता को उखाड़ फेंका। क्यों? बिकॉज इट वॉज, आई मीन दैट लीडरशिप वॉज इंडिकेशन ऑफ, और कह सकते हैं आप, इट वॉज द सिंबल ऑफ कैपिटलिज्म। वो भी बड़े लेवल पर वहाँ पे भी डिफरेंसेस थे इसी चीज़ को लेके।
तो ये इंडिकेशन किस चीज़ का था? ये इंडिकेशन इसी चीज़ का था कि अब यहाँ पर एक दूसरी एक अलग आइडियोलॉजी रूल करेगी रूस में, सोवियत रूस में, और वो आइडियोलॉजी थी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। ठीक है, जिसकी जो स्ट्रेंथ है वो आती है ग्रास रूट लेवल के लोगों से। सो फ्रॉम 1917 टू 1923 दिस वाज द टाइम पीरियड व्हेन द बोल्शेविक रेवोल्यूशन हैपेंड इन सोवियत रूस। ठीक है, और बाद में ये बोल्शेविक रेवोल्यूशन जो है, चूंकि ये सक्सेसफुल हुई और इसने वहाँ पर जो ज़ार निकोलस रूलर है उसकी सत्ता को, सम्राट की सत्ता को उखाड़ के फेंक दिया, इसलिए दुनिया में इस आइडियोलॉजी को बहुत ज़्यादा प्रचारित किया गया। दुनिया में ये आइडियोलॉजी एकदम है ना जंगल के आग की तरह फैलनी शुरू हो गई, क्योंकि उस ज़माने में इनइक्वालिटीज़ भी बड़े लेवल पर थी, अच्छी खासी इनइक्वालिटीज़ थी दुनिया भर में। ठीक है, जैसे जैसे कैपिटलिज्म बढ़ा था, ठीक है, जैसे जैसे कैपिटलिज्म या पूंजीवाद बढ़ा था, वैसे वैसे इनइक्वालिटी क्रिएट हुई थी सोसाइटी में। एक तरफ कुछ लोग थे, कुछ अमीर, कुछ रिच, कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग थे जिन्होंने रिसोर्सेज पर कब्जा किया अपने कैपिटल के दम पर, अपनी पावर के दम पर, और इस कैपिटल को इन्वेस्ट किया, उससे और बड़े लेवल पर कैपिटल जनरेट की और बड़े लेवल पर संपत्ति अर्जित की। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ इनकी संपत्ति को बढ़ाने वाला जो एक्चुअल वर्क फोर्स था उसकी कंडीशन बहुत डिप्लोरेबल हो रही थी, उसकी कंडीशन बहुत दयनीय होती चली जा रही थी, उसकी कंडीशन की तरफ ध्यान दिया नहीं जा रहा था, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था। शुरू में आप देखेंगे, आपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में पढ़ा है, कितनी मशक्कत करनी पड़ी लेबर यूनियंस को, कितनी मशक्कत करनी पड़ी लोगों को। बच्चों को काम में लगाया जाता है, 5 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं वो फैक्ट्रीज में काम करना शुरू कर रहे हैं। तो जो पैसा कमाने की, प्रोडक्शन करने की और जो फ़ायदा कमाने की जो ग्रीड थी वो इस लेवल पर थी कि उसमें ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट को कहीं दूर नकार दिया गया। ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट था ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा दिखता था, प्रॉफिट दिखता था, मैक्सिमम रेवेन्यू दिखता था। और इस रेवेन्यू के लिए जो ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट है, इंसान की लाइफ है, उसको किसी भी कॉस्ट पर जो है सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार थे कैपिटलिस्ट। यहीं से जन्म होता है एक नई विचारधारा का, एक नए आइडियोलॉजी का इमर्जेंस आता है जिसे हम कहते हैं कम्युनिस्ट। ठीक है, जिसमें यह कहा गया कि ये जो गरीब वर्ग है, ये जो कामगार वर्ग है, इसके पास तो वैसे भी कुछ नहीं है, इसकी आशाएं और इसके एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। ये वैसे भी चलकर गांव से, अपने शहर से, अपने नेटिव प्लेस से शहरों में इसलिए आया ताकि अपनी 2 जून की रोटी को बहुत अच्छे से अरेंज कर सके। क्लियर है? और जब ये काम करने के लिए ऑलरेडी तैयार है तो बस इसको थोड़ी सी फिजिबल कंडीशन ही तो देनी है। आप इसके हितों का ध्यान रखिए, ये आपके प्रॉफिट में कोई बहुत ज़्यादा हिस्सा नहीं मांग रहा है, ये तो सिर्फ चाह रहा है कि आप उस प्रॉफिट में से इससे इतना शेयर करें ताकि इसका जो 2 टाइम का खाना है वो बहुत अच्छे से अरेंज हो। तो चूंकि ये मेहनत करता है, ये दिन रात मेहनत करता है आपकी फैक्ट्रीज़ में, इसलिए उसका जो वाजिब उसको शेयर है, हक है, वो मिलना चाहिए। So this was basically the ideology। अब इस तरह की आइडियोलॉजी दुनिया भर में, ये रूस में ही नहीं था, सोवियत रूस में ही नहीं था, आप देखेंगे कहाँ नहीं है इस तरह की असमानता। जहां जहां पर कैपिटलिज्म आपको दिखेगा, जहां जहां पर आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन दिखेगा, जहां जहां पर आपको फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, रिच क्लास दिखेंगे, और ये तो हर जगह दिखेंगे, वहां वहां आपको इनइक्वालिटी दिखेगी। और ये वो टाइम था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज एट इट्स पीक इन ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज। द गवर्नमेंट्स वर एस्पायरिंग फॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कि हमारे कंट्री में भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो, मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम जाएं। आपने अभी जापान वगैरह का सिनेरियो देखा, ठीक है, अब हम चाइना में भी देख रहे हैं उसी सिचुएशन को। सो इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान ये जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, इनइक्वालिटीज क्रिएट हो रही हैं सोसाइटी में, इसी से इमर्ज होता है आपका ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। दुनिया में आग की तरह, जंगल की आग की तरह फैलना शुरू होगा कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। क्लियर है? भारत में एक से एक आप देखेंगे हमारे जो थिंकर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, स्कॉलर्स हैं, वो भी इनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं। कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पे भी है, दुनिया भर में कहाँ नहीं है, आप देखेंगे हर जगह थोड़ा बहुत आपको उसका इम्पैक्ट दिखेगा। क्या अमेरिका में लेबर यूनियंस नहीं बनी? अमेरिका एक कैपिटलिस्ट, क्या ब्रिटेन में लेबर यूनियंस नहीं बनी? तो वो आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं यहीं से इंस्पायर्ड है, मतलब वो वहाँ पे पहले से भी बन गई थी, लेकिन अब ये रूस तो इसकी लीडरशिप कर रहा है एक तरीके से, क्योंकि यहाँ बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ और बोल्शेविक्स की जो आइडियोलॉजी है वो इसी की आइडियोलॉजी। चलिए, तो द सक्सेस ऑफ दिस रशियन रेवोल्यूशन, okay, influenced
द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टीज, और यू कैन से ऐसे ग्रुप्स जो कम्युनिस्ट इंक्लिनेशन के हैं अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया भर में। और जैसे जैसे ग्रुप बने तो आप देखेंगे कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, या मैं कह दूं एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुआ, एक ऐसी बॉडी क्रिएट हुई दैट वाज एक्चुअली एमिंग टू कंट्रोल ऑल द कम्युनिस्ट एक्टिविटीज अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया भर में जितने भी कम्युनिस्ट एक्टिविटीज हो रहे थे, कम्युनिस्ट लीडरशिप हो रहे थे, इन कम्युनिस्ट लीडरशिप को, प्लान ऑफ एक्शन को, इन सारी स्ट्रेटजी को सेंट्रलाइज करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए एक ग्रुप बना विच वाज नोन एज द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। So the name, as the name is Communist International, in short it was known as Comintern. So 1918, मार्च 1918 में थर्ड कम्युनिस्ट का आयोजन किया गया। ठीक है, थर्ड कम्युनिस्ट का आयोजन किया गया, थर्ड कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का आयोजन किया गया। ठीक है, थर्ड कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का जो आयोजन किया गया, इसके मेन जो कन्वेनर थे दे वर लेनिन एंड ट्रॉट्स्की। पहली कम्युनिस्ट इंटरनेशनल और पहले कार्ल मार्क्स के ज़माने में ही जो है वो उस समय अराइज हो गई थी। सो इन दिस थर्ड कम्युनिस्ट इंटरनेशनल इन 1918 which was organized by the Lenin and Trotsky, many people participated from around the world. दुनिया भर से बहुत सारे लोग जो कम्युनिस्ट विचारधारा की तरफ आकर्षित महसूस करते थे अपने आप को, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। और इसी पार्टिसिपेशन में कुछ चाइनीज लोग भी जाएंगे। क्यों हो रहा था ये? ठीक है, ये कम्युनिस्ट इंटरनेशनल हो रहा था टू हेल्प ब्रिंग अबाउट वर्ल्ड गवर्नमेंट, एज आई सेड, वर्ल्ड गवर्नमेंट दैट वुड एंड एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, कार्ल मार्क्स की वो बातें हैं कि दुनिया के सारे मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने को तो कुछ है नहीं। खोने को है क्या भाई? तुम तो वैसे भी गरीब आदमी हो, तुम्हारे पास 2 समय का खाना है और तुम्हारी स्ट्रेंथ है, तुम्हारी मसल्स हैं जिनके सहारे तुम काम करके वो रिसोर्स सोसाइटी में अवेलेबल है उनको आप प्रोडक्शन में कन्वर्ट करते हो, और वो प्रोडक्शन रेवेन्यू जनरेट करता है। तो तुम्हारे पास खोने का कुछ नहीं, काम नहीं मिलेगा तो भी तुम्हारे जो हाथ है, तुम्हारे जो मसल्स हैं, उससे कुछ ना कुछ तुम चेंजेस तो कर ही लोगे। नुकसान होगा उन पूंजीपतियों को, उन कैपिटलिस्ट को जो तुम्हारे खून पसीने से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? सो दे वर एमिंग टू क्रिएट अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश कर रहे थे, या मैं कहूं कि एक्चुअल में प्लान था इनका कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का, कि जहां जहां पर भी अब ये लेबर एक्सप्लॉयटेशन, फार्मर एक्सप्लॉयटेशन, लोअर क्लास एक्सप्लॉयटेशन, दैट वाज एवरीवेयर, हर जगह है। अब जब हर जगह है तो वहां पर पॉसिबिलिटी है इन कम्युनिस्ट की, तो ये लीडर्स वहां पर गाइड करेंगे लोगों को कि कैसे लेबर यूनियन फॉर्म करनी है, कैसे निगोशिएशंस करना है, कैसे बार्गेनिंग करनी है। अब आपको कैसे बार्गेनिंग का मतलब है आपको अपने राइट्स के लिए, अपने एग्जिस्टेंस के लिए बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। सो दे वर एमिंग टू क्रिएट दिस वर्ल्ड गवर्नमेंट ऑफ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल्स। सारे कम्युनिस्ट लोगों की एक सरकार हो। कम्युनिस्ट सरकार का मतलब है यहाँ पर एक ऐसा कंट्रोलिंग ग्रुप बनना चाहिए ना, जो कंट्रोलिंग ग्रुप सारे लोगों को कंट्रोल करें, है कि नहीं? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे ध्यान रखना है हमें। ठीक है ना, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की मीटिंग 1918, ठीक है, और इनका पर्पस था एक वर्ल्ड गवर्नमेंट क्रिएट करना। और ये वर्ल्ड गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी? वो जो दुनिया भर में एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है फार्मर्स का, पीजेंट्स का, लेबर्स का, उसके लिए वॉइस रेस करेगी। क्लियर है? क्योंकि जहाँ जहाँ कैपिटलिस्ट, जैसा मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले, जहाँ जहाँ कैपिटलिस्ट, जहाँ जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन, वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है आपको एक्सप्लॉयटेशन मिल ही जाएगा। और उस जमाने में थोड़ा सा इतना ह्यूमन राइट्स और इन सब चीज़ों की बात होती भी नहीं थी, है ना। उस समय तो सिर्फ फायदा दिखता था, प्रोडक्शन दिखता था, रेवेन्यू दिखता था, और उसी को अचीव करने के लिए इनका टारगेट होता था बेसिकली। तो मैक्सिमम काम करो, 18 घंटे काम करो, 20 घंटे काम कर सकते हो, 20 घंटे काम करो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा समय तक आप काम कर सकते हो। प्रोडक्शन नहीं रुकना चाहिए, काम होता रहना चाहिए। ठीक है, चाहे महिलाएं करें, चाहे बच्चे करें, चाहे पुरुष वर्ग करे आपका, ठीक है, बट प्रोडक्शन आपका चलते रहना चाहिए। ठीक है ना, तभी तो ये जो बार्गेनिंग वाली बात करी ना मैंने अभी, है ना, तो इसमें क्या कह रहे हैं मार्क्स जो है, उसका जो मोटिवेशन लेवल है वो बार्गेनिंग के लिए यही है। उसका कहना क्या है कि भाई तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं, पाने को सारा संसार है। क्या कहता है? दुनिया के सारे मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं, पाने को सारा संसार है। क्यों? क्योंकि तुम्हें मेहनत करनी है, हार्डवर्क करना है, तो तुम्हारे लिए दुनिया खुली हुई है, तुम कहीं भी हार्डवर्क करके अपना पेट तो पाल ही लोगे। ठीक है, खोने को तुम्हारे पास कुछ नहीं है। नुकसान है किसका? उन कैपिटलिस्ट का, पूंजीपतियों का, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, सो दिस कॉमिंटर्न एंड द सोवियत यूनियन सपोर्टेड कम्युनिस्ट पार्टीज अराउंड द वर्ल्ड।
क्योंकि इन्हें एक वर्ल्ड गवर्नमेंट क्रिएट करनी है। ये वर्ल्ड गवर्नमेंट जो कि कम्युनिस्ट मॉडल पर काम करेगी और जहां जहां पर लेबर मूवमेंट्स की पॉसिबिलिटी है, जहां जहां पर लेबर एक्सप्लॉयटेशंस हैं, वहां पर लेबर मूवमेंट्स को ये इनिशिएट करेगा। और उसके लिए सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए कि एक ऐसा पार्टी क्रिएट होना चाहिए जो पार्टी इस वॉइस को रेज करे, ठीक है। हर जगह पर, हर पर्टिकुलर एरिया में, हर कंट्री में ऐसी पार्टीज होनी चाहिए, ऐसी पार्टीज बननी चाहिए जो पार्टीज क्या करेंगी, जो वॉइस रेज करेंगी। किनके अगेंस्ट में? कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट में। किनके फेवर में? लेबर क्लास के फेवर में, वर्किंग क्लास के फेवर में, पीजेंट्स के फेवर में, फार्मर्स के फेवर में, ठीक है ना। समाज दो वर्गों में ना बटे, समाज में समानता होनी चाहिए। तो बेसिकली कम्युनिस्ट का क्या कहना है कि समाज में समानता होनी चाहिए, अमीरी और गरीबी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, संपत्ति का जो बंटवारा है ना, ये बराबर लेवल पर होना चाहिए, इक्वल लेवल पर होना चाहिए। क्लियर है? इनइक्वालिटीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि जिन रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन की एक्टिविटीज हो रही है ना, ये रिसोर्सेस सबको बिलोंग करते हैं। द रिसोर्सेस ऑफ द सोसाइटी बिलोंग्स टू एवरीवन। एवरीवन मींस हर कोई जो भी समाज में है। क्लियर है? तो डिस्ट्रीब्यूशन करते समय जब भी पर्टिकुलर एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मतलब अब बाय नेचर वो चीज़ तो अवेलेबल है, तो अब वो सबको बिलोंग करता है, तो भाई उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी सब में इक्वली होना चाहिए। कुछ लोग उसका डिस्ट्रीब्यूशन करके, कुछ लोग उसका यूटिलाइजेशन करके, एक्सप्लॉयटेशन करके अपना फायदा ना कर लें, ठीक है, और दूसरे लोगों को अपना गुलाम ना बना लें, ठीक है। सो दिस कम्युनिस्ट इंटरनेशनल और द कॉमिंटर्न, ठीक है, और सोवियत यूनियन दुनिया भर में कम्युनिस्ट जो पार्टीज हैं उनके एस्टैब्लिशमेंट के लिए काम करना शुरू कर देंगे, सो दैट अ चेन ऑफ द पार्टीज, कम्युनिस्ट पार्टीज और पार्टीज विद कम्युनिस्ट इंक्लिनेशन कैन बी क्रिएटेड, ठीक है, बनाया जा सके, कैन बी फॉर्म्ड, ताकि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को दुनिया भर में स्प्रेड किया जा सके। यहां पर ध्यान रखना, एक विचारधारा, एक आइडियोलॉजी, वो अब दुनिया भर की तरफ जाने की तैयारी कर रही है, ठीक है ना। रशिया इसके थ्रू दुनिया को एक तरीके से आप कह सकते हो कि आगे, अभी आप इसी चैप्टर में लास्ट में जब हम कोरिया में जाएंगे तो अमेरिका और सोवियत रूस के बीच में बंटवारा हो गया उस चीज़ को लेके, कोरिया को लेके, क्योंकि जापान की कॉलोनी था, है ना, एक तरीके से कोरिया। तो बंटवारा हो गया कि भाई अब दुश्मन की कॉलोनी है तो चलो हम यहाँ पर अब अपना कुछ ऑक्यूपेशन करते हैं, नॉर्थ और साउथ को बांट लिया। तो विचारधारा बहुत खतरनाक रूप में हो जाएगी आगे जाके। रूस ने, या सोवियत रूस की बात करूं मैं, सोवियत रूस ने इस कम्युनिस्ट को एक प्रोपेगेंडा बना लिया दुनिया भर में, ठीक है, और इस एक तरीके से इस प्रोपेगेंडा के थ्रू चीज़ों को कंट्रोल करना शुरू करेगा, ठीक है, इम्पैक्ट डालना शुरू करेगा अपना। और यही रीजन होगा कि आगे जाके फिर इस कॉमिंटर को, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल को 1943 में डिसॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है? अब कम्युनिस्ट की बात यहां पर मतलब कर रहे हैं, लेकिन चाइना के पर्सपेक्टिव में करेंगे। हम बोल्शेविक रिवॉल्यूशन नहीं पढ़ने आए थे, हमें पढ़ना था बेसिकली क्या, राइज ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। तो राइज ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी का बेसिक आइडिया, बेसिक जो थ्रस्ट था, मोटिवेशन था, वो आपने समझ लिया कि किस कंडीशन में ये जो कम्युनिस्ट थे ये दुनिया भर में अब स्प्रेड होना शुरू करेंगे, ठीक है, थर्ड कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के बाद, थर्ड कॉमिंटन के बाद। अब जब ये स्प्रेड होना शुरू कर रहे हैं यहां से, तो एक और चीज आ रही है। क्या चीज आ रही है? चाइना में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा हमें। क्लियर है? क्योंकि बहुत सारे आपका जो पुराने ये जो जिनकी हम बात कर रहे थे ना, आपके नेशनलिस्ट जो पार्टी थी अभी चाइना की, तो इसमें बहुत सारे जो लीडर्स हैं शुरुआत के, दे वर एक्चुअली हैविंग द बैक द बैकअप ऑफ द सोवियत पीपल। उनके पास कुछ सपोर्ट है, बैकअप सपोर्ट है उनके पास सोवियत पीपल का, ठीक है। तो वहाँ से ये चीज़ रेगुलेट होगी यहाँ पे भी। क्लियर है? मतलब आपको याद होना चाहिए, पिछले वीडियो में मैंने आपसे जब डिस्कशन किया था कि जो आपकी पार्टी है KMT पार्टी, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, तो इस आइडियोलॉजी मैंने आपसे कहा था कि डेमोक्रेसी, सोशलिस्ट, वो सोशलिस्ट वाली बात करी थी ना। हाँ, तो सन यात्सेन जो थे, मिस्टर यात्सेन जो थे, जिन्होंने पार्टी क्रिएट करी थी चाइना में ना, और डेमोक्रेसी की बात की थी, वो बेसिकली सोशलिस्ट इंक्लिनेशन के थे, ठीक है। चलिए, नाउ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, CCP की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, NCP की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पर, CC की बात कर रहा हूं मैं। NCP की बात पिछले वीडियो में हो गई, अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पे CCP, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। सो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना हैड बीन फाउंड अराउंड 1921, 1921 के आसपास इसकी जो है स्थापना होती है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है?
ये एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर भी स्थापित होगी, ध्यान रखिएगा, और ये एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के तौर पर भी एस्टैब्लिश होगा। पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इनका जो एजेंडा है ना, क्या एजेंडा, जो लेबर एक्सप्लॉयटेशन है, जो ग्रास रूट लेवल का एक्सप्लॉयटेशन है, उसको तो रोकना ही है। तो ग्रास रूट लेवल वाला जो एक्सप्लॉयटेशन है, इस एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए ये एक पॉलिटिकल पार्टी है। इनकी आइडियोलॉजी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पीपल। जब आप पार्टी की बात करते हैं तो क्या होता है, एक ऐसा ग्रुप लोगों का, एक ऐसा समूह जिनकी आइडियोलॉजी एक जैसी होती है, वही क्या कहलाते हैं, वही पॉलिटिकल पार्टी कहलाते हैं। तो यहाँ पर इनकी आइडियोलॉजी में बेसिकली क्या है, इनकी आइडियोलॉजी में बेसिकली यही है, टू स्टॉप द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दीज लेबर क्लास, पीजेंट क्लास, फार्मर क्लास, ग्रास रूट लेवल ऑफ पीपल। इनका एक्सप्लॉयटेशन, इनका शोषण रोकना है अपर क्लास के द्वारा। और दूसरी चीज, दूसरी फिलोसफी यहाँ पे इनका है रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। क्यों, कैसे करोगे, तो मॉडस ऑपरेंडी क्या होगा आपका प्लान ऑफ एक्शन, तो उसके लिए रेवोल्यूशन लेके आएंगे, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट की तरह भी होगा ये। यहाँ पर जो कम्युनिस्ट अपने आप को स्प्रेड करेंगे, वो एक रेवोल्यूशन के तौर पर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्रांति लेके आएंगे, परिवर्तन लेके आएंगे। क्रांति का दूसरा मायना आप कह सकते हैं, दूसरा मीनिंग आप कह सकते हैं परिवर्तन, ठीक है। और देखोगे भी कितने बड़े लेवल पर फाइट शुरू में, तो जो आपकी नेशनलिस्ट चाइनीज़ पार्टी है वो, और आपकी कम्युनिस्ट चाइनीज़ पार्टी जो है, चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है आपकी, इनके बीच में बाकायदा शुरुआत के कुछ सालों में बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन के साथ काम होगा। लेकिन बाद में जो चियांग काय शेक की पॉलिसीज़ हैं उनकी वजह से कम्युनिस्ट अपना रास्ता अगर अलग रख लेंगे, और उनको समझ में आ जाएगा कि जो नेशनलिस्ट पार्टी है उसके बेस पे चलेंगे तो कभी भी हम अपने इस आइडियोलॉजी को पूरा नहीं कर पाएंगे। ये जो आइडियोलॉजी है, ये जो कम्युनिस्ट वर्ड जुड़ा है हमारे साथ, उसको हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो उसको अगर फुलफिल करना है तो हमें ग्रास रूट लेवल ऑफ लोगों के साथ में कनेक्ट होना होगा। क्लियर है, और ये चीज़ होगी भी, आप देखोगे बड़े लेवल पर रेवोल्यूशन होगा चाइना में। चलिए, तो अब हम यहाँ से बेसिकली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बारे में बात कर रहे हैं। उसकी स्थापना का एक आइडिया दे दिया मैंने आपको। अब सीरीज ऑफ इवेंट्स को मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। सो ड्यूरिंग द May 4th मूवमेंट, जो 4 मई का मूवमेंट था, ठीक है, बीजिंग से जो शुरू हुआ 4 मई का जो मूवमेंट था, और जिस मूवमेंट की वजह से बाद में चाइना में रिपब्लिक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुई, इंपीरियल डायनेस्टी को ओवरथ्रो किया गया। इसी 4th में मूवमेंट में देयर वर 2 पीपल्स, ली डेजान एंड द चेन डूजियो, ठीक है। ये बाहर निकल के आएंगे, ये एक बड़े लीडर के तौर पर इमर्ज होके आएंगे, ठीक है, ली डेजान और चेन। So Lee और चेन were the 2 important leaders who belongs to the May 4th movement। 4 मई के मूवमेंट से लोग रिलेटेड थे, और चाइना में बड़े लेवल पर जो रिफॉर्म है उसको ये लेके आना चाहते थे। तो यही जो ली और चेन है, बेसिकली शुरुआती जो कम्युनिस्ट स्प्रेड हो रहा है आइडियोलॉजी, उसके क्या है, आप कह सकते हैं कि मेन कन्वेनर हैं। यही लोग हैं जो चाइना में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को लेके आ रहे थे। क्लियर है। इसके बाद जब ये क्या हुआ, जब यहाँ पर ये चेंजेस हो गए, जब आपका कॉमिंटर्न हुआ, ठीक है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल वाली एक्टिविटी हुई। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल वाली एक्टिविटी के बाद में जब ये डिसाइड किया गया कि दैट देयर विल बी अ नेशनल गवर्नमेंट, देयर विल बी इंटरनेशनल गवर्नमेंट, ठीक है, जिसको दुनिया भर में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को स्प्रेड करना है, जब वो फॉर्म होगी, तो यहाँ पर ये जो 2 लोग हैं, ये भी मार्क्सवादी विचारधारा में अपने आप को बदल चुके थे। यानी मार्क्सवादी विचारधारा का इन्फ्लुएंस इनके ऊपर आ चुका था, मार्क्सिज्म का इन्फ्लुएंस इनके ऊपर बड़े लेवल पर आ चुका था। क्लियर है। सो दे टर्न टू मार्क्सिस्ट। अब ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट विचारधारा में जुड़ चुके थे। क्लियर है। क्योंकि इन्हें लगा कि यही एक तरीका है। बोल्शेविक्स ने इनको मोटिवेट किया। बोल्शेविक्स जो है इनके इंस्पिरेशंस थे। मोटिवेशन कहां से आ रहा था? बोल्शेविक लोगों से आ रहा था कि जब इतनी बड़ी सत्ता को उखाड़ फेंका जा सकता है सोवियत रूस में निकोलस जार की, तो फिर क्यों नहीं चाइना में भी इतनी, भले इंपीरियल डायनेस्टी इतनी पावरफुल नहीं थी, वो तो वैसे भी ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस की वजह से वीक हो रही थी, तो क्या हम चाइना में वैसे रिफॉर्म्स नहीं लेके आ सकते? हाँ, हम भी लेके आ सकते हैं, और चाइना को भी वैसा ही एक देश बना सकते हैं जहां समानता हो। क्योंकि चाइना की सोसाइटी में वैसे ही बड़े लेवल पर, चाहे वो पॉलिटिकल ग्रुप की बात करें, सोशल या इकोनॉमिक लेवल की बात करें, बड़े लेवल पर इनइक्वालिटीज तो चली रही थी। ठीक है। सो दीज पीपल, दीज 2 गाइज वर इंस्पायर्ड फ्रॉम द बोल्शेविक विक्ट्री इन रशिया। क्लियर है। 1917 में जो रेवोल्यूशन हुआ वहां पे, और यहां इनका भी प्लान यही था। ठीक है। अब 1920 की जो क्राइसिस चल रही थी, ठीक है, जो क्या नाम है आपके, रिपब्लिकन्स कोशिश कर रहे थे
कि हम अपने बेस को क्रिएट करें। तो रिपब्लिकन्स के साथ में जो प्रॉब्लम चल रही है इस समय चाइना को रिकंस्ट्रक्ट करने की, और जो आपके चियांग काई शेक लोग कोशिश कर रहे हैं, नॉर्दर्न कैंपेन कर रहे हैं, वॉर लॉर्ड्स के अगेंस्ट में कैंपेन चल रहा है यहाँ पर। तो यही टाइम कहलाता है जिसे हम 1920 की क्राइसिस कहते हैं, जिस दौरान रिपब्लिकन्स जो हैं चाइना में दे वर एक्सपांडिंग, अपना विस्तार कर रहे थे। बेसिकली आप कह सकते हैं दिस वाज द टाइम चाइना रिकंस्ट्रक्ट हो रहा था। तो इस क्राइसिस के दौरान में जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स हैं, ठीक है, जैसे कि माओ, लिऊ, ठीक है, इन्होंने लेबर यूनियंस को छोटे छोटे शहरों में ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। सो अराउंड 1920s बहुत सारे लीडर्स, जैसे मैं बात कर रहा हूं जिनकी, ठीक है, सो जैसे माओ है, लिऊ है। माओ की बात करोगे आप, ठीक है, एक छोटा सा करियर, एक स्कूल प्रिंसिपल का करियर जो है शुरू करने वाला इंसान, बाद में चाइना की जो आप कह सकते हैं कंडीशन थी, उस कंडीशन से चिंता में आके, ठीक है, वो क्या करेगा, ये कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन करेगा। तो समझते हैं अब कहानी आप देखोगे तो माओ के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ेगी। मतलब माओ की लाइफ हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, बायोग्राफी नहीं पढ़नी है, माओ के बारे में बहुत नहीं पढ़ना है, हमें राइज ऑफ कम्युनिस्ट चाइना के बारे में पढ़ना है या कम्युनिस्ट पार्टी इन चाइना के बारे में पढ़ना है। तो वो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बातें आगे बढ़ेंगी, ठीक है। जुलाई 1921 में अभी बेसिक लेवल पर यहाँ पर जो लेबर यूनियंस है, इन लेबर यूनियंस का फॉर्मेशन शुरू हो गया, ठीक है, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पर प्रॉब्लम तो थी। और आपकी जो केएमटी पार्टी थी, केएमटी पार्टी का बेस आपने पढ़ लिया अर्बन एरिया में ज़्यादा था, ठीक है। ये ग्रास रूट लेवल में जो पीपल है, जो आपके पीजेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, जो आपके लेबर क्लास हैं, इनकी प्रॉब्लम से ज़्यादा कंसर्न नहीं रखते हैं, इनकी प्रॉब्लम से कंसर्न नहीं रखते हैं। हालांकि माओ भी शुरुआत में आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा इनकी तरफ इंक्लाइन नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब उसने कंडीशन देखी चाइना की तो उसको लगा कि यार कम्युनिस्ट विचारधारा ही एकमात्र सॉल्यूशन है, बिना कम्युनिस्ट विचारधारा की चीजें नहीं होने वाली, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो इन जुलाई 1921 फर्स्ट कांग्रेस ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी टुक प्लेस। 1921 में पहली आप कह सकते हैं ऑफिशियल मीटिंग हुई, जिसे कहा जाता है फर्स्ट कांग्रेस ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, क्लियर है, जिसमें बाद में बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ सोवियत रूस ये सजेस्ट किया गया, भाई ये तो अपने लेवल पर काम कर ही रहे थे, लेकिन कम्युनिस्ट जो है इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी चाइना की जो नेशनलिस्ट पार्टी थी उसकी वजह से। क्यों? ये आइडियोलॉजी में अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाह रही थी नेशनलिस्ट पार्टी, और ये चाह रही थी कि हमारे एजेंडा के हिसाब से रिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। इसलिए कई मायने पर आप ये देखोगे कि कम्युनिस्ट को भी, जहां जहां पर कम्युनिस्ट हैं उनको भी ये बाहर निकालने की कोशिश करेगा। तो अब सोवियत रूस ऑब्वियस सी बात है, चूंकि अब लीडर बन गए ना और वर्ल्ड गवर्नमेंट फॉर्म करनी है उनको, तो सोवियत रूस का यहाँ पे जो है वो इंटरफेरेंस होगा, और वहाँ के जो लीडर्स हैं वो इनको कहेंगे कि देखिए अभी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम में आपको क्या करना है, उस प्रॉब्लम में आपको साथ में मिलकर काम करना होगा। क्यों? क्योंकि ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में अगर आप उभरना चाहते हैं, इस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं, तो आपको साथ में मिलकर काम करना होगा, ठीक है। तो 1924 में आप देखोगे कि नेशनलिस्ट पार्टी और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी दे ज्वाइन हैंड इन हैंड, आपस में हाथ मिला लेंगे, आपस में मिलकर ये दोनों काम करना शुरू करेंगे, क्लियर है। तो अगले 1-2 सालों तक आप देखोगे, अगले 1-2 सालों तक ही बस, इसके बाद तो आप देखोगे कि सिचुएशन गड़बड़ हो जा रही है। तो अगले 1-2 सालों में ही सिचुएशन जो है वो ऐसी हो गई कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे यहाँ पे। बट 1924 में ये दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे, और माओ इस समय नेशनलिस्ट पार्टी के एजेंडे के साथ में जुड़ गए। माओ नेशनलिस्ट पार्टी के एजेंडे के साथ जब जुड़ गए तो उन्होंने वही काम करना शुरू किया जो नेशनल पार्टी का एजेंडा था, ठीक है। इनको सदर्न पार्ट है चाइना का, ठीक है, साउथ ईस्ट पोर्शन कह दीजिए, सदर्न पोर्शन कह दीजिए चाइना का, ठीक है, गुआंगडोंग। तो यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसमें चाइना वो नेशनलिस्ट पार्टी ने इनको अपॉइंट किया, और साउथ एरिया में वहाँ पर एक कह सकते हैं आप मेंबर के तौर पर, एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर के तौर पर इनको अपॉइंट किया गया, और वहाँ पर इन्होंने अपना कामकाज संभाल लिया, वहाँ से इनका कार्यक्रम शुरू हो गया, क्लियर है। नाउ दिस वॉज द एरिया ऑफ शंघाई,
ये एरिया जो था वो शंघाई, मैंने कहा ना कि जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव ब्यूरो, नेशनल एग्जीक्यूटिव ब्यूरो था, उसके मेंबर के तौर पर इन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। अभी इनका पूरा फोकस सिर्फ यही था कि जो नेशनलिस्ट पार्टी की आइडियोलॉजीज हैं, जो एजेंडा है, उसको हमें इंप्लीमेंट करना है। क्लियर? चलो इस समय ये अलायंस जो है काफी सफल रहेगी। द अलायंस प्रूव्ड वेरी सक्सेसफुल, क्योंकि अब एक एजेंडा पे सारे लोग काम कर रहे थे। इनका जो एजेंडा था वो इस समय कॉमन हो गया था। क्लियर है? लेकिन बाद में सिचुएशन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी। तो हुआ क्या कि एक समय की बात है, छुट्टियों में माओ जेडोंग जो है अपने होम टाउन की तरफ जाएगा। जब वहां गया तो वहां एक इंसिडेंट होता है। वहां उसने देखा कि कुछ लेबर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, और लेबर प्रोटेस्ट के दौरान जो फॉरेन आर्मीज थी, ठीक है, उन सब की सहायता से बाकायदा जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है वो इस प्रोटेस्ट को सप्रेस करना चाह रही है, और बड़े लेवल पर वो गोलियां चला रहे हैं, और बहुत सारे जो लेबर्स हैं वो उनकी डेथ हो रही है, यहाँ पे मारे जा रहे हैं। ये जो इंसिडेंट है वो इसको बहुत टच करेगा। इसको लगेगा कि यार हम लोग काम जरूर कर रहे हैं, बट इस काम में जो हमारा एक्चुअल फिलॉसफी था कि हम जो ग्रास रूट लेवल के लोग हैं इनको भी हम प्रोटेक्ट करेंगे। हमारा काम तो बेसिकली क्या है, हमारा जो काम है वो एक ऐसे मूवमेंट को आगे बढ़ाना है जो लेबर क्लास के एक्सप्लॉयटेशन को रोकेगा ना। तो ये तो बेसिक फिलॉसफी थी। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे पेजेंट्स हैं, हमारे जो वर्किंग क्लास हैं, इनके ऊपर बड़े लेवल पर सप्रेशन हो रहा है, इनको सप्रेस किया जा रहा है। ठीक है, तो ये अपने राइट्स के लिए आगे बढ़ रहे हैं और इनका सप्रेशन किया जा रहा है। तो यहां से थोड़ा सा इसका मोह भंग होना शुरू हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसी बीच चियांग काई शेक का जो नॉर्दर्न कैंपेन है वो शुरू हुआ। ठीक है, तो जो नेशनलिस्ट लोग हैं चियांग काई शेक के अंडर में, ठीक है, 1926 के आसपास, 1925 में यात्सेन जिसने पार्टी का फाउंडेशन किया था बेसिकली, उसकी डेथ हो गई थी, और 1925 के आसपास चियांग काई शेक जो है ही बिकेम द लीडर ऑफ दिस नेशनलिस्ट पार्टी। और यहां से इसने क्या किया था वो हमने पिछले वीडियो में समझ लिया था। तो यहीं से चियांग काई शेक ने नॉर्दर्न कैंपेन शुरू किया अपना। ठीक है, क्योंकि साउथ का जो एरिया था, साउथ के एरिया में काफ़ी कुछ पैठ तो इनकी थी, खासकर अर्बन एरियाज में, बट नॉर्दर्न एरियाज में बहुत सारे वॉर लॉर्ड्स थे। नॉर्दर्न एरिया में ऐसे लैंड लॉर्ड्स, वॉर लॉर्ड्स और ऐसे कम्युनिस्ट सेंटर्स थे जो चियांग काई शेक को चैलेंज कर रहे थे, या जिनकी अथॉरिटी कह सकते हैं आप चियांग काई शेक के वो चाइना के यूनिफिकेशन वाला जो एजेंडा था उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। इसलिए यहां से चियांग काई शेक ने नॉर्दर्न कैंपेन शुरू किया, वॉरलॉर्ड्स के अगेंस्ट वॉर किया। जो मिलिट्री बन रही थी नेशनलिस्ट पार्टी की उसको वहां भेजना शुरू किया, और बड़े पदों पर बैठे हुए वहां पर जो कम्युनिस्ट लोग थे उनको भी हटाना शुरू करेगा। क्लियर है? चलो यहां से प्रॉब्लम शुरू होगी। क्लियर है? माओ जेडोंग इमर्ज एज अ मेजर सीसीपी लीडर, क्योंकि अब माओ अपनी उस कम्युनिस्ट फिलॉसफी को इंप्लीमेंट करना चाहता था, और माओ को अब अपना जो सोशल बेस था वो सोशल बेस अर्बन एरिया से हटा के रूरल एरिया की तरफ लेके जाना था। ठीक है, पीजेंट्स की तरफ या फार्मर्स की तरफ लेके जाना था। ठीक है, अपर क्लास से हटा के लोअर क्लास की तरफ लेके आना था। क्लियर है? तो माओ ने वही प्रोग्राम भी शुरू कर दिया। चलिए यहां से माओ ने एक दूसरा रास्ता पकड़ा। He took a different path by basing his revolutionary program on the peasantry. इसने अपना कार्यक्रम, जैसा मैंने कहा, पीजेंट के ऊपर निर्धारित किया, या पीजेंट के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया, बजाय इसके कि वो नेशनलिस्ट पार्टी के एजेंडा के हिसाब से ही काम करता रहे। क्लियर? वो उसकी आइडियोलॉजी को आप कह सकते हैं कि सपोर्ट नहीं कर रहा था, जिस आइडियोलॉजी को माओ ने शुरू किया था यहाँ पर। चलिए धीरे धीरे इसी चाइना का जो सदर्न पोर्शन है ना, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, चाइना का जो सदर्न पोर्शन है, इस सदर्न पोर्शन में, ठीक है, जो गुआंगडोंग प्रोविंस है, यहीं पर इसने अपना बेस बनाया। कुछ माउंटेन रेंजेस थी वहाँ पे, उन माउंटेन रेंजेस पे इसने अपना बेस बनाया, और यहाँ से उसने जो पिजेंट्री मूवमेंट्स हैं, इन पिजेंट्री मूवमेंट्स को सपोर्ट करना और उनके एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में वॉइस रेस करना, और जो भी पॉलिटिकल इवेंट थे वो करना शुरू कर दिया। ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलो धीरे धीरे माओ एक बड़े लीडर के तौर पर उभर कर आया, और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में एक बहुत, आप समझ रहे हैं कि एक बड़े पॉलिटिकल स्टालवर्ट लीडर के तौर पर उभर कर आएगा। क्लियर है? और इनके सोशल बेस, यानी कि लेबर्स, या मैं कहूँ जो पीजेंट्स या फार्मर्स हैं,
जब मैं ये कह रहा हूं ना तो आप सीधा आप ये मान लिया करो कि मैं एड्रेस कर रहा हूं किसको, उस समय का जो लोअर स्ट्रेटा है उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, उस समय का जो लोअर स्ट्रेटा है, उस समय का जो लोअर सेक्शन है सोसाइटी का, उसको मैं एड्रेस कर रहा हूं, ध्यान रखना, क्लियर है। सो एक बड़ी राजनीतिक जो शक्ति है, पावरफुल पॉलिटिकल जो फोर्स है, ठीक है, वो इसने क्रिएट कर दिया कम्युनिस्ट का अगेंस्ट द नेशनलिस्ट, क्लियर है। अब यहां से शुरू हो गया नेशनलिस्ट वर्सेस कम्युनिस्ट, नेशनलिस्ट वर्सेस कम्युनिस्ट शुरू हो गया। इसका मतलब यहां पर सिचुएशन आ गई। अब धीरे धीरे आप देखोगे यहां पर सिविल वॉर की सिचुएशन क्रिएट होगी, अभी नहीं है बट सिविल वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी अभी, क्लियर है। आगे जाके आपस में लड़ना शुरू कर देंगे, क्लियर है। चलो, फ्रॉम 1928 टू 1934, 1928 से लेके 1934 तक, ये जो मैं कह रहा हूँ 1934 तक, यहीं पर सदर्न पार्ट में एक माउंटेन रेंजेस हैं, एक छोटा सा एरिया था जियांजी माउंटेन रेंजेस का, यहाँ पर माओ ने अपना बेस बनाया। और यहाँ से चूंकि ये एरिया क्या था, इस एरिया में नेशनलिस्ट पार्टी की जो पकड़ थी वो थोड़ा सा कम थी शुरुआत में, तो नेशनलिस्ट पार्टी की पकड़ की कमजोरी की वजह से इसने इसको अपना बेस बनाया, अपनी आर्मी रेस की, लेबर्स की, ठीक है, और उनके अगेंस्ट में कैंपेन करना शुरू कर दिया, इनके अगेंस्ट में, नेशनलिस्ट के अगेंस्ट में कैंपेन करना शुरू कर दिया, क्लियर है। इस एरिया में जो उसका कैंपेन है, इसी को उसने जियांजी सोवियत का नाम दिया। सोवियत आपको ही पता है, ठीक है, जहां पर कलेक्टिव ओनरशिप हो प्रॉपर्टी की, ठीक है। सो एक इकोनॉमिक सोशल कॉन्सेप्ट है, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट भी आप कह सकते हैं, ठीक है। मतलब एक ऐसा एरिया जहां पर एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होगी, रिसोर्सेज के ऊपर कलेक्टिव ओनरशिप होगी, दैट वाज कॉल्ड सोवियत। सो इस जियांजी प्रोविंस का, प्रोविंस नहीं कह सकते बट हाँ आप एक कह सकते हैं कि एक टेरिटरी है माउंटेन रेंजेस से घिरी हुई काफ़ी, तो इस जियांजी का जो एरिया है उस टेरिटरी को इसने जियांजी सोवियत के तौर पर अनाउंस किया, है ना, और वहां पर एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर दी, क्लियर है। जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट किसके लीडरशिप पे काम कर रही होगी, माओ जेडोंग के कम्युनिस्ट मॉडल के ऊपर, कम्युनिस्ट लीडरशिप के ऊपर काम कर रही होगी, क्लियर है। और बाकी उसके कुछ साथी भी थे यहाँ पे, क्लियर है। ये मैंने कहा सदर्न ईस्ट पार्ट जो है चाइना का, सदर्न ईस्ट पार्ट में ये प्रोविंस हुआ करती थी, क्लियर है। चलिए धीरे धीरे ये एक बड़ी आप कह सकते हैं चैलेंजिंग सिचुएशन क्रिएट करेगा नेशनलिस्ट के लिए, क्लियर है। स्ट्रॉन्ग पीजेंट काउंसिल सोवियत वाज ऑर्गेनाइज्ड हियर, ठीक है। बड़े लेवल पर प्रॉपर्टीज को कॉन्फिस्केट किया गया। किन की प्रॉपर्टीज को कॉन्फिस्केट किया गया? जो लैंडलॉर्ड थे यहाँ पर, ठीक है, जिन्होंने प्रॉपर्टी को सेंट्रलाइज किया हुआ था, प्राइवेट ओनरशिप थी, यानी उनकी निजी संपत्तियां थी, उनको यहाँ पर उसने कॉन्फिस्केट किया और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया किनके बीच में? वहां पर जो वर्किंग क्लास थी उनके बीच में, क्लियर है। माओ का कहना था कि देखो ऐसा है कि अगर हमें इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करनी है, ठीक है, हमें एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट तो एस्टैब्लिश करनी ही है, क्योंकि इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट अगर एस्टैब्लिश नहीं होगी, इन्फ्लुएंस होगा उसका बाहर के लोगों में या बाहर के लोगों द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होगी वो, तो ऑब्वियस ही बात है हम अपने पॉलिटिकल एजेंडा को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट और उसके साथ साथ में एक स्ट्रांग आर्मी की जरूरत है। ये दो चीजें अगर हम फुलफिल करते हैं, एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट और एक स्ट्रांग आर्मी, देन वी कैन फुलफिल आवर एजेंडा, और आप कह सकते हैं वी कैन अचीव अवर ऑब्जेक्टिव, हम अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकते हैं, क्लियर है। ही ऑल्सो सपोर्टेड द रूरल वुमेन्स इमेंसिपेशन, वहां पर बड़े लेवल पर वुमेन्स के इमेंसिपेशन के लिए काम करेगा, ठीक है। जो आपने कुछ प्रॉब्लम्स देखी थी पहले, कुछ दिन पहले, मतलब कुछ दिन पहले का मतलब जो वीडियो आपका प्रीवियस वीडियो था, उसी वीडियो में मैंने आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम जिनके ऊपर चियांग काई शेक ने काम करना शुरू किया था, ठीक है, नेशनलिस्ट पार्टी ने काम करना शुरू किया था, ठीक है, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे, वेरिएशंस होते थे मैरिजेस में, इनइक्वालिटीज होती थी बहुत ज़्यादा, क्लियर है, गर्ल्स को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। तो ये सारे यहाँ पर इसने जो राइट्स हैं वो गर्ल्स को दिए, क्लियर है, ताकि वो जो इनइक्वालिटीज़ हैं, जेंडर इनइक्वालिटीज़ हैं, उनको भी दूर किया जा सके, वुमेन्स को भी इस मेन स्ट्रीम में कनेक्ट किया जा सके। माओ इस एरिया में अपनी जो जियांजी सोवियत है, यहाँ का एक इंडिपेंडेंट लीडर, यहाँ का एक पावरफुल लीडर बन के उभर रहा था, क्लियर है। और वो जो आपके क्या कह सकते हैं, जो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है इस समय चाइना में, उसको चियांग काई शेक के अंडर में उसको एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस दे रहा था। इसी के साथ चाइना में सिविल वॉर की सिचुएशन शुरू हो जाएगी, क्लियर है। तो 1927 के आसपास, ठीक है, 1927 के आसपास आप देखोगे, ठीक है, चाइना में सिविल वॉर की सिचुएशन शुरू हो गई। किनके बीच में? नेशनलिस्ट के बीच में और कम्युनिस्ट के बीच में। ये सिविल वॉर की सिचुएशन क्या है? आपस में पावर के लिए फाइट, ठीक है, अपनी पावर को, अपनी सत्ता को, अपनी जो आप कह सकते हैं कि डोमिनेंस है,
अपनी डोमिनेंस है इसको एस्टैब्लिश करने के लिए फाइट, दैट वाज कॉल्ड द सिविल वॉर। वेरी सिंपल, अगर मैं इजी वर्ड में इसको एक्सप्लेन करूं तो दैट वाज वेरी सिंपल, द फाइट फॉर द डोमिनेंस, कि भाई डोमिनेंस के साथ साथ, क्योंकि अपनी अपनी आइडियोलॉजी है ना, अब माओ अपनी आइडियोलॉजी को फुलफिल करना चाह रहा है, नेशनलिस्ट अपने प्लान के बेसिस पर चाइना का रिकंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं। तो अब अगर ऑब्वियस ही बात है, एक पार्टी का आइडियोलॉजी दूसरी पार्टी के अपोजिट तो है ही है थोड़ा सा। नेशनलिस्ट का बेस अपर क्लास लोगों में है, लोअर क्लास को वो इग्नोर कर रहा है, और कम्युनिस्ट का जो बेस है वो लोअर क्लास में, वो अपर क्लास से जो है वो कॉन्फिस्केट कर रहा है प्रॉपर्टीज को, लैंड्स को, रिसोर्सेज को, और वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है लोअर लेवल पे, ठीक है, या लोअर क्लास में। क्लियर है? सो इसी दौरान व्हेन द सिविल वॉर वाज देयर, और सिंस माओ वाज लीडिंग द कम्युनिस्ट, ठीक है, तो माओ को यूनानिमसली कम्युनिस्ट लीडर जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्यूरो, ठीक है, जो कम्युनिस्ट एग्जीक्यूटिव ब्यूरो था उसका चेयरमैन बन गया यहाँ पे। क्लियर है? और इसने सोवियत रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो एस्टैब्लिश करी जियांजी प्रोविंस में। क्लियर है? ये 1927 में, जो मैंने कहा ना अभी 1927 में ये काम करा, 1928 से लेके 1934 तक, 1928 से लेके 1934 तक इसी जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, जियांजी प्रोविंस की, जो सदर्न ईस्ट पार्ट में है चाइना के, यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की हुई है और यहाँ से सारी चीज़ों को रेगुलेट कर रहा है। क्लियर है? 1930 से 1934 के बीच में, दोनों के बीच में, इस सिविल वॉर के दौरान जो हटाने की एक दूसरे को कवायद है बहुत तेज हुई। क्लियर है? 1930 से 1934 के बीच में जो नेशनलिस्ट्स हैं अंडर द चियांग काई शेक, इन्होंने बड़ा कैंपेन शुरू किया ताकि कम्युनिस्ट को हटाया जा सके। ठीक है, लगातार ऐसे 3-4 कैंपेन्स होंगे, जिन 3-4 कैंपेन्स में माओ जेडोंग जो है वो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करेगा, डिफेंड कर भी लेगा, काफ़ी हद तक बचा भी पाएगा, ठीक है, लेकिन आगे जाके फिर उसको मजबूर होना पड़ा, उसको गिव अप करना पड़ा यहाँ पे। तो अब आगे हम यही समझते हैं कि जो कहानी है हमारी, वो कहानी किसके फेवर में जाने वाली है, इस सिविल वॉर में कौन इमर्ज होके आने वाला। ऑब्वियस ही बात है, कम्युनिस्ट उभर के आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आज के डेट में ऑब्वियस ही बात है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो कम्युनिस्ट डोमिनेटेड है। तो चलिए अटैक करते हैं माओ के ऊपर। माओ नेशनलिस्ट पार्टी के अटैक्स को, शुरू के जो 4 अटैक्स हैं, इनको बकायदा बेयर कर पाया, है ना। क्यों बेयर कर पाए? क्योंकि उस एरिया में उसकी अच्छी खासी डोमिनेंस है। उस एरिया में, अब माउंटेनियस एरिया है, माउंटेनियस एरिया में गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक्स के थ्रू ये लड़ते थे और गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक की वजह से बच जाते थे, छुपे रहते थे, रात में अटैक करते थे नेशनलिस्ट के ऊपर। ठीक है, तो शुरू के जो 4 कैंपेन रहेंगे, इन शुरू के 4 कैंपेन में माओ जो है वो सस्टेन कर गया। क्लियर है? लेकिन जो 5th कैंपेन होगा, 5th कैंपेन में इसने क्या किया? 5th कैंपेन को नाम ही दिया गया, क्या नाम दिया जा रहा है? इनसर्कलमेंट कैंपेन। सो द 5th इनसर्कलमेंट कैंपेन जो था, इस 5th इनसर्कलमेंट कैंपेन में नेशनलिस्ट जो लीडरशिप है, जो नेशनलिस्ट पार्टी है, इनका ये था कि भैया घेर के रख लो पूरे एरिया को, कितने दिनों तक ये रहेंगे, रसद सामग्री जो है पूरा, है ना, सप्लाईज जो है इनके यहाँ से सब कट कर दो और पूरा एनसर्कलमेंट करके रखो, इनकी सारी एक्टिविटीज को भी नजर रखो। अच्छा, ये जो 5th एनसर्कलमेंट था, इसमें चियांग काई शेक ने अपने जो, है ना, बहुत वर्दी कमांडर्स कहना चाहिए, है ना, कुछ अच्छे ट्रेंड ऑफिसर्स, मिलिट्री पर्सनल्स को, सोल्जर्स को भेजा था। तो 5th एनसर्कलमेंट जो था, इस 5th एनसर्कलमेंट में माओ घिर गया बेचारा। क्लियर है? सो द गोमिदांग मीन्स द नेशनलिस्ट पार्टी, गोमिदांग की जिनकी बात कर रहा हूं मैं, मीन्स नेशनलिस्ट पार्टी की बात कर रहा हूं मैं। So, गोमिदांग they blocked all the entries and exit points। जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट, ज्यादा सारे जो कॉमन एंट्री एग्जिट पॉइंट्स थे, उनको सबको ब्लॉक कर दिया उसने। क्लियर है? अब क्या करें भाई, ये जो कम्युनिस्ट सोवियत थी, अब ये टेंशन में आ गई। क्लियर है? बिकॉज देयर वॉज अ नीड। अब ये है, सस्टेन करने की बात है यहाँ पे। अगर आप इस 5th इनसर्कलमेंट को सस्टेन कर जाओगे तो ठीक है, लेकिन सस्टेन तो तब करोगे ना जब आप ये इनसर्कलमेंट में से निकल के जाओगे, क्योंकि अब आपका ये जो बेस है, इसके ऊपर क्या होगा, इनसर्कलमेंट को धीरे धीरे करके क्या करेंगे, वो और ऐसा नैरो करते जाएंगे, आपके मेन कोर एरिया तक आएंगे, जहाँ पर आप लोग का ऑफिस है, जहाँ पे रह रहे हो। धीरे धीरे बॉम्बार्डिंग्स और तमाम जो गोलीबारी है वो चली रही है, तो फिर सिचुएशन तो ये हो जाएगी ना कि सरेंडर करना पड़ जाएगा। तो अब ये कम्युनिस्ट जो है, इनके
बीच में क्वेश्चन उठा यार कहाँ जाएं अब हम, इनको अपना दूसरा बेस बनाना है, ठीक है। सो द पार्टी स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अनदर बेस, इनको अब दूसरा बेस चाहिए था। इस समय कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर में एक तरह का डिस्कंटेंट भी, मतलब वो जो सोवियत बनी है, जो जियांजी सोवियत बनी हुई है, इस जियांजी सोवियत के बीच में एक तरह का पूरी पार्टी जो बनी है उस समय जो गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट चल रही है, उसके जो मेन लीडर्स हैं उनके बीच में एक तरह का डिस्कंटेंट अराइज हुआ और इनको लगा कि यार अब हमारी जो हार है दैट इज इमिनेंट, हमारी हार सुनिश्चित है, 100% हम हारेंगे, क्लियर है। और अब सिचुएशन ये होगी कि भाई हमको सरेंडर करना पड़ेगा, तो ये भी होगा कि माओ को चेयरमैन के पद से हटाया जाएगा, क्लियर है। नया पर्सन टेक ओवर करने की कोशिश करेगा, गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक्स को भी आगे लेके जाएगा, ठीक है। फिर भी जब लगा कि यार अब तो गए काम से, अब नेशनलिस्ट के आर्मी के हम बराबरी नहीं कर सकते, नेशनलिस्ट आर्मी से हम जीत नहीं सकते हैं, हमारा सरेंडर करना, इम्प्रिजन होना तय है, ठीक है, हमारी डेथ जो है, डिफीट जो है वो तय है, क्लियर है। सो इन्होंने कोशिश करी कि अब हम ब्रेक करते हैं इस एनसर्कलमेंट को। हुआ ये एक्चुअल में कि जब ऐसी सिचुएशन आए, ऐसी सिचुएशन में जब जो नए लीडर्स जो अब इस समय लीड कर रहे थे 5th एनसर्कलमेंट के क्राइसिस के दौरान, तो बाकायदा मीटिंग्स तो होती ही रहती थी। एक मीटिंग में माओ कुछ भी, अभी तक तो चेयरमैन था ही, भले अभी चेयरमैन के पद से हटा, इसका मतलब थोड़ी कि उसको सोल्जर बना देंगे, है कि नहीं, ऑब्वियस सी बात है, मीटिंग में तो रहेगा ही, उस एग्जीक्यूटिव ब्यूरो का मेंबर तो रहेगा ही। तो इसने सजेस्ट किया देखो भाई साहब ऐसा है कि आप लोग ज़बरदस्ती दिमाग मत लगाओ, नहीं तो सब मरेंगे। अब चूंकि हमारी डेथ और डिफीट दोनों इमिनेंट है, दैट इज श्योर, सो दिस इज द टाइम टू टेक इवन द बिगर रिस्क, है ना, आप इससे भी बड़ा थोड़ा सा रिस्क लो। और वो रिस्क ये है कि हम इस इनसर्कल, चूंकि हम इस टेरेन से, हम इस यहाँ की जो टोपोग्राफी, यहाँ की जो टेरिटरी है उससे बहुत अच्छे से वाकिफ है, हमको बहुत अच्छे से पता है ये माउंटेनियस एरिया, और इस माउंटेनियस एरिया में हम कहाँ से इस इनसर्कलमेंट को ब्रेक कर सकते हैं ये हमें पता है। यहाँ पर चूंकि माउंटेन एरिया है, माउंटेन एरियाज में भी बहुत सारे कुछ फॉरेस्ट एरियाज हैं, कुछ ऐसे एरियाज हैं जो पक्के से यहाँ की जो नेशनलिस्ट आर्मी हमें एनसर्कल करके रखे हुए है, वहाँ पर उसका जो पहरा होगा, वहाँ पे जो एनसर्कलमेंट होगा उसका, वहाँ पे जो उसका पकड़ होगा वो थोड़ा सा वीक होगा। तो हमें जो वीकेस्ट पॉइंट है एनसर्कलमेंट के, उन वीकेस्ट पॉइंट को फाइंड आउट करना है और वहाँ से हमें निकलना है, और यहाँ से निकल के हम दूसरा बेस बनाएंगे। सबको आइडिया ठीक लगा? ये क्यों आइडिया ठीक लगा? क्योंकि सामने मौत है आपके, तो भागना तो मौत से ये एक सबसे पहला ऑप्शन, नेचुरल ऑप्शन है कि नहीं, क्योंकि भाग सकते हो, जब ऑप्शन रहता है तो भागते ही इंसान, यहाँ पे ऑप्शन था और रिस्क तो था ही। अगर आप यहाँ रहेंगे तो एक दिन आएगा जब आपको नेशनलिस्ट लोग पूरी तरह से डिफीट करके आपको सरेंडर करने पर मजबूर कर देंगे। तो अब ऑप्शन तो यही कि यहाँ से निकला जाए, फाइट तो करना ही है वैसे भी ना, तो वीकेस्ट पॉइंट से निकलते हुए फाइट करें या फाइट करते हुए निकले, तो ये एक अच्छा ऑप्शन लगा लोगों को। तो माओ ने ये ऑप्शन सजेस्ट किया कि हम एनसर्कलमेंट को उसके वीकेस्ट पॉइंट पे ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करके हम यहाँ से निकलेंगे और हम अपना एक दूसरा बेस बनाएंगे, क्लियर है। इस एनसर्कलमेंट के ब्रेक डाउन और माओ के यहाँ से निकलने का जो इंसिडेंट है वो चाइना में बहुत फेमस है, इसे लॉन्ग मार्च के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जिसमें अक्टूबर 1934 में माओ जेडोंग जियांजी सोवियत से निकलेगा, जियांजी माउंटेन रेंजेस के एरिया से निकलेगा और बहुत खतरनाक रास्तों से होता हुआ, माउंटेनियस एरिया से होता हुआ, फाइट करता हुआ नेशनलिस्ट आर्मी से, है ना, लीडरशिप करता हुआ अक्टूबर 1935 में नॉर्दर्न एरिया में पहुंचेगा, ठीक है। सोचिए लगभग 1 साल के आसपास का वक्त लग गया, ठीक है, बड़े अच्छा खासा इसने एरिया कवर किया, ठीक है। 16 अक्टूबर 1934 को जर्नी शुरू हुई, कहाँ से? इसी साउथ ईस्ट प्रोविंस से, शांजी की जो प्रोविंस थी, ठीक है, शांजी का जो एरिया था, शांजी सोवियत जिसे आप कह रहे हैं, जो जियांजी माउंटेन एरियाज में लोकेटेड थी, तो वहाँ से इन्होंने अपनी जर्नी शुरू की। इनका प्लान बना रात में हम जर्नी अपनी करा करेंगे, मैक्सिमम समय हम रात में ही अपने मूवमेंट्स करेंगे, दिन के समय हम हॉल्टिंग करेंगे, कहीं पर रुक जाए करेंगे, क्लियर है। और जहाँ जहाँ पर भी हमें लगेगा कि कंडीशन खतरनाक है वहाँ पर फिर देखा जाएगा प्लानिंग। इन्होंने अपने आप को डिवाइड कर लिया, माओ ने अपना एक जो है ग्रुप बना लिया, ऐसे कुछ ग्रुप्स में अपने आप को डिवाइड कर लिया, क्लियर है। और ये कहा कि भाई इस पर्टिकुलर एरिया में जो नॉर्दर्न प्रोविंस जहाँ पर इनको जाना है, यहाँ पर हमें मिलना है,
जो जैसे पहुंचता जाएगा वो उस एरिया में अपने आप को स्टैब्लिश करता जाएगा, और हम सबको उस एरिया में पहुंचना है। अभी हम अपने आप को ये 4 पार्ट्स में, 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। 4 ग्रुप्स में एक साथ जाओगे तो ऑब्वियस ही बात है नेशनलिस्ट आर्मी को खोजना भी आसान हो जाएगा। 4 ग्रुप में थोड़ा सा डाइवर्ट होगा उनका ध्यान। क्लियर है? तो इस तरीके से इन्होंने अपने आप को डिवाइड कर लिया। क्लियर है? यहां पर जब ये यनान जो नॉर्दर्न प्रोविंस है जहां पर ये पहुंचेंगे, वहां अपना नया बेस बनाएंगे। आइए मैं आपको लॉन्ग मार्च के बारे में थोड़ा सा और बताता हूं। लॉन्ग मार्च एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे लॉन्ग मार्च समझना चाहिए। क्लियर है? ये देखो, ये जो जियांजी का एरिया है, ये पूरा जो जियांजी का एरिया है, जियांजी माउंटेन, जियांजी प्रोविंस का एरिया है। दिस एरिया, यहीं पर, यहां से ये निकलेंगे, ये एरिया है जहां से वो निकलेंगे, शांजी। ठीक है? यहां से वो लोग बेसिकली निकलेंगे। क्लियर है? और इसके बाद ये माओ का एरिया है एक्चुअल में, मतलब माओ को का पाथ है, ये माओ का जो रास्ता उसने कवर किया वो दिखाया जा रहा है यहाँ पे। क्लियर है? फिर यहाँ से वो अलग अलग जगह से होता हुआ, बहुत ही खतरनाक माउंटेनियस एरिया से होता हुआ ये यनान प्रोविंस में पहुंचेगा। यहाँ पर इन्होंने अपना नया बेस बनाया, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? सो जियांजी से निकल के ये लोग यहाँ पर यनान एरिया में पहुंचेंगे। क्लियर है? सो यहाँ पे नया एरिया बनाएंगे जिसे सांजी कम्युनिस्ट बेस एरिया कहा जा रहा है। क्लियर? बीजिंग से काफ़ी नज़दीक है, ये ध्यान रखना, बीजिंग से काफ़ी नज़दीक है। ठीक है? यहाँ पर जब ये लोग पहुँचेंगे इस लॉन्ग मार्च में, पता है आप कह सकते हो कि ये जो लॉन्ग मार्च है, इस लॉन्ग मार्च इन्होंने हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय किया था। ऑब्वियस ही बात है, इतना बड़ा एरिया है तो हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तो तय करेंगे ही। ठीक है? और कुछ एक 15-20 माउंटेन रेंजेस भी खतरनाक वाली पड़ती हैं इस एरिया में, उन सारी माउंटेन रेंजेस को भी इन्होंने पार किया था। और ये जब यहाँ पर माओ पहुँचेगा तो ये जो कहानी फेमस होगी ना, मतलब जब ये बात ओपन होगी कि माओ वहाँ पहुँच चुका है, तो ऑब्वियस ही बात है न्यूज़ पब्लिक होगी। इट बिकेम इंस्पिरेशन फॉर द चाइनीज़ यूथ। उस समय चाइना के जो यूथ थे उनके लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन था कि इसने हमारे लिए, मतलब हम जो ग्रास रूट लेवल के लोग हैं, या है ना, जो यूथ लोग हैं, उनके लिए एक बड़ा एक एग्जाम्पल था। और इसके इस काम से मोटिवेट होकर बहुत बड़े लेवल पर जब ये शांजी कम्युनिस्ट बेस बनाएगा, वहाँ पर आर्मी में जाके लोग ज्वाइन होना चाहेंगे। ठीक है? तो मतलब जिस इंसान को चेयरमैन के पद से हटाया गया था 5th एनसर्कलमेंट के दौरान, उसने जब ये लॉन्ग मार्च कंप्लीट किया और उसका प्लान जब प्रूफ हुआ, और उसके प्लान के ऑब्वियस ही बात है बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस भी करी इस दौरान, लेकिन कुछ लोग पहुंचे भी, आखिरकार सस्टेन तो करे, जो जिंदा रहेंगे वो आगे प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। तो चाइना माओ जो है चाइना या कम्युनिस्ट चाइनीज का अनडिस्प्यूटेड लीडर बन के उभरेगा, ध्यान रखना, अनडिस्प्यूटेड लीडर बन के उभरेगा। और यहां से माओ जो है वो फिर जो चेयरमैनशिप मिलेगी उसको, वो फिर वो अपने मरते दम तक 1970s के आसपास, जब तक वो जिंदा था तब तक वो, मतलब मुझे एग्जैक्टली ईयर नहीं, बट वो 70s का डेकेड था जब उसकी डेथ होगी, तो वहां उसको लीडरशिप के तौर पर, मतलब एक चाइनीज चेयरमैन लीडर के तौर पर वो हमेशा बना रहेगा। क्लियर है? हियर इन यनान एरिया, इन यनान प्रोविंस, इन न्यू कम्युनिस्ट बेस, ही कैरी आउट लैंड रिफॉर्म्स। क्लियर है? इसने बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स किए, और वो सारे लैंड रिफॉर्म्स क्या थे? उसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड थे, उसी कंसेप्ट के ऊपर, यानी कि आपको कॉन्फिस्केट करनी है लैंडलॉर्ड्स की ज़मीन, वॉरलॉर्ड्स की ज़मीन, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है नीडी पीपल्स या जो लेबर क्लास है उनके बीच में। क्लियर है? यहाँ पे इसने अब नेशनलिस्ट जो लोग हैं इनके साथ भी बाकायदा फाइट करे, और जो कुछ इंपीरियलिस्ट वॉरलॉर्ड की जिनकी बात कर रहा हूँ ना, वॉरलॉर्ड भी वो लोग भी बचे हुए थे, इनसे भी उनको फाइट करना पड़ा। ठीक है? चलो, because he was doing these things for this lower strata of the society, इसलिए जो लोअर सेक्शन है वहां पर इनका बहुत स्ट्रॉन्ग सोशल बेस बन गया। क्लियर है? बहुत स्ट्रॉन्ग सोशल बेस बन गया। 1934 के बाद वापस से प्रॉब्लम हुई, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन आ गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के सिचुएशन के दौरान वापस से आप देखोगे, हालांकि ये सिविल वॉर चल रहा है इनके बीच में, बट इस सिविल वॉर के दौरान भी इन दोनों लोगों ने, क्लियर है, कम्युनिस्ट जो हैं और जो गोमिदांग लोग हैं, इन्होंने थोड़ा सा साथ में काम किया। ठीक है? और एक दूसरे को थोड़ा सा कोऑपरेट करने की कोशिश की, कोऑर्डिनेट करना शुरू किया एक दूसरे के साथ में। लेकिन जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, वापस से कम्युनिस्ट जो है इन्होंने अपने आप को पावर में एस्टैब्लिश कर लिया, क्योंकि
माओ का पूरा प्लान तैयार था। माओ की इवन मतलब माओ की स्ट्रेटजी का हिस्सा ही होता था कि भाई ऐसा जैसे चाइनीज आजकल करते हैं ना, हिंदुस्तान की बाउंड्री में आके पहले जगह बना लेते हैं, तो हम भी चाइना की भाषा में फिर जवाब दे रहे होते हैं, है कि नहीं। तो चाइना का ये पुराना माओ के ज़माने से ये प्लान है, या आप कह दो कि वो स्ट्रेटजी है कि आओ ऑक्यूपाई कर लो ज़मीन, दबाव बनाओ दूसरे देश के ऊपर, और उसके बाद फिर निगोशिएट करो। तो उनको कहो कि भाई देखो हम ऑलरेडी वहाँ बैठे हुए हैं, बताओ आगे क्या करना है। तो अब भारत का आगे हम भी बैठे हुए हैं, तुम बताओ क्या करना है, लड़ना है तो लड़ लो, दो हाथ हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। और हम जिस जगह पर बैठे होते हैं उस जगह पर हमारी स्ट्रेटजिक पॉइंट, हमारी स्ट्रेटजिक पोजीशन ज़्यादा उनसे अच्छी होती है, लड़ेंगे तो थोड़ा सा हम ही को बेनिफिट होगा उनके कंपैरिजन में, ठीक है। वैसे भी चाइनीज़ आर्मी को जो हाई स्ट्रेटजिक बैटल फील्ड्स हैं वहाँ पर लड़ने का एक्सपीरियंस कम है, खासकर इंडियन आर्मी की तुलना में बिल्कुल भी नहीं है ना। हम तो हमेशा अक्सर पाकिस्तान हमें खींच के लेके जाता ही, तो लड़ना ही पड़ता है उससे। तो यहाँ पर जब ये वॉर की सिचुएशन थी, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन रहेगी, सेकंड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन के दौरान काफ़ी दिनों मतलब काफ़ी ये लोग कोऑर्डिनेट करेंगे वापस से, लेकिन सिविल वॉर की सिचुएशन जारी रहेगी। और जैसे ही वॉर खत्म होगा वापस से इनके बीच में पावर की जो लड़ाई है वो शुरू हो जाएगी। और चूंकि इस वॉर के दौरान भी माओ ने अपनी प्लानिंग को वीक नहीं होने दिया और एरियाज ऑक्यूपाई करता रहा। अब ये बीजिंग वीजिंग सब किसके हाथ में था, मैक्सिमम जो एरियाज थे वो किसके कब्जे में थे, माओ के कब्जे में थे। माओ की आर्मी जो है वो इस समय प्लस पॉइंट पर थी, ठीक है। तो फाइनली जब 1945 मतलब वॉर कंप्लीटली खत्म हो चुकी है, तो 1945 से 1949 के बीच में इनके बीच में फिर से सिविल वॉर की सिचुएशन, ये अब लास्ट फेज था सिविल वॉर का, जिसमें मैंने कहा ना कि जो इंपॉर्टेंट बेस थे इसमें माओ की आर्मी या माओ जो है उसकी लीडरशिप आगे डोमिनेंट पोजीशन पर जा रही थी। और यहाँ पर चियांग काई शेक के लीडरशिप वाली जो पार्टी थी गोमिदांग, ये बैक फुट पर जा रही थी। फाइनली इस सिविल वॉर में 1949 में हमारा जो गोमिदांग है यानी जो नेशनलिस्ट पार्टी है, इनको डिफीट फेस करनी पड़ी, इनको हार का सामना करना पड़ा, और ये अपनी शरण लेंगे भाग के जाके कहाँ पर, ताइवान में, ठीक है। तो अगला जो वीडियो मैं डिस्कस करूंगा उसमें बेसिकली आपकी स्टोरी शुरू होगी ताइवान से, यानी चियांग काई शेक जो पहुंचेगा ताइवान, तो वो फिर वहाँ पे अपने हिसाब से जो यहाँ मारकाट मचा रहा है वो वहाँ पर मचाएगा, तो ना कहीं तो गुस्सा इंसान खुन्नस अपने निकालेगा ही, ठीक है। तो सो दिस वाज द राइज ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। हो सकता है आपको ये समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ मैं ऐसी। तो देखो सबसे आसान तरीका बताता हूँ आपको कैसे वीडियोस सारे आप क्लास 11 के एक्सेस कर सकते हो, है ना। वीडियोस एक्सेस करने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर जाओ, www.magnetbrains.com सर्च करो, सबसे आसान तरीका है ये। तो जब इसको आप, तो यहाँ पर आपको क्लास 11 दिख रहा है ना, बहुत सारी क्लास 1 से लेके क्लास इवन किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक आपको दिख रहा है। आप चूँकि हम डिस्कशन यहाँ पे क्लास 11 का कर रहे हैं, तो क्लास 11 पे आप क्लिक करोगे जब, तो आपको इस तरह से सारे फैकल्टी मेंबर्स की लिस्ट मिल जाएगी अलॉन्ग विद देयर सब्जेक्ट। यहीं पे स्क्रॉल करोगे ना तो हिस्ट्री भी निकल के आ जाएगी, क्लास 11th हिस्ट्री। वहाँ पे क्लिक करोगे तो इस तरह का एक पर्टिकुलर विंडो दिखेगा आपको। इस विंडो में आप देख रहे हो यहाँ पे चैप्टर वाइज वीडियोस आपको प्रॉपरली दिख रहा है, लिखा हुआ दिख रहा है, यानी कि सारे जो थीम वाइज, सेक्शन वाइज, चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज जो वीडियोस है ना, दे ऑल आर अरेंज्ड हियर, यहाँ पे प्रॉपर्ली अरेंज है। जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक को आपको वॉच करना है आप जस्ट क्लिक करो उसके ऊपर, जैसे क्लिक करोगे तो वो वीडियो इस तरह से प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो देखो ये सबसे आसान तरीका है, वेबसाइट के थ्रू आप वीडियोस को बहुत ईजिली बिना किसी हसल बसल के एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और घर बैठे आसानी से आप अपना नॉलेज बेस और अपने नंबर्स, परसेंटेजेस को इन्हांस कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। बस आपको करना क्या है, वीडियोस को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और साथ में बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो से डिस्कशन शुरू होने वाला है किस बात पे, चाइना में डेमोक्रेटिक सेटअप होने वाला है। चाइना में सिविल वॉर के बाद अब थोड़ा सा पीस का एटमॉस्फेयर है, और इस पीस के एटमॉस्फेयर में, पीस का तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि बहुत खतरनाक वॉरफेयर जैसी सिचुएशन इमर्ज हुई थी, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि हाँ फाइनली जाके एक जो पावर ब्लॉक है उस पावर ब्लॉक के हाथ में पावर आ जानी है, ठीक है। तो बरसों से 1927 अराउंड से जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट के बीच में चाइना में, वो उसका अब अंत होने वाला है, ठीक है। तो चाइना एक लंबे सिविल वॉर के बाद जो 1927 के आसपास से ही इमर्ज होना शुरू हो जाएगा, एंड दैट लास्ट्स अप टू 1949 नॉट 1947। सो 1949 में जब खत्म होगा तो
मेनलैंड चाइना में कई सालों तक रूल करने वाली जो पार्टी थी जिसका नाम था नेशनलिस्ट पार्टी, ठीक है, वो पार्टी चाइना छोड़ के, यानी ये मेनलैंड चाइना छोड़ के दूसरी जगह पर अपना डेरा रखेगी। बस उसी को हम समझेंगे यहाँ पे। एस्टैब्लिशिंग न्यू डेमोक्रेसी जो है फ्रॉम 1949 टू 1965, हाउ द माओ जेडोंग स्टार्टेड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द चाइना इन हिज ओन वे, अपने ही तरीकों से उसने रिकंस्ट्रक्शन जो है वो चाइना का शुरू किया। तो किस तरह से किया आपको भी पता है बहुत अच्छे से, ठीक है, कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1949, ठीक है। व्हाई? बिकॉज आफ्टर अ प्रोलॉन्ग सिविल वॉर मेनलैंड चाइना में, आपको ही पता है पूरा, अगर टाइमलाइन अगर मैं शॉर्ट में बता दूं अभी, ठीक है, तो पूरा टाइमलाइन कुछ, मतलब टाइमलाइन तो नहीं बट हाँ सीरीज ऑफ इवेंट्स कुछ इस तरीके से थे कि आपको भी पता है 1912 में चाइना में बड़े लेवल पर परिवर्तन हुए, और ये चाइना में बड़े लेवल पर जो परिवर्तन थे उसकी वजह से वहाँ पर इंपीरियलिस्ट गवर्नमेंट जो है या किंग डायनेस्टी जो है उसको ओवरथ्रो कर दिया गया। क्लियर है? बाद में वहाँ पे जो मिलिट्री रूल है वो और सन यात सेन जो है उनके हेल्प से तमाम लोग रूल करेंगे, है ना। काफ़ी दिनों तक तो मिलिट्री कूप ही रहेगा यहाँ पे, है ना। इवन जो लास्ट किंग डायनेस्टी का जो जनरल था वो खुद अपने आप को रूलर डिक्लेयर करेगा कुछ दिनों तक। बाद में फाइनली 2021 में यहाँ पर जो May 4th मूवमेंट हुआ, उसके बाद यहाँ पर पार्टी बनी जिसका नाम रखा गया नेशनलिस्ट पार्टी, एनसीपी, या चाइनीज नेशनल पार्टी, या मैं कह दूं गोमिदांग पार्टी, ठीक है। इस पार्टी ने चाइना का रिकंस्ट्रक्शन किया अंडर सन यात सेन, ठीक है। फिर इनके बाद लीडर बने चियांग काई शेक, और उसके बाद इसी पार्टी ने 1924 में कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हाथ मिलाया। तो अब आप कह सकते हैं कि नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट दो विंग थी, ठीक है, जो आप कह सकते हैं सेम गवर्नमेंट में उस समय काम कर रही थी, लेकिन बाद में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस कह दें या थोड़ा सा आप कह दें कि जो कम्युनिस्ट का एक्चुअल था ग्रास रूट लेवल के लोगों को थोड़ा सा फेवर करना, उनके हक में काम करना, यहाँ पर केएमटी फेल हो रही थी, और इसको लेकर कम्युनिस्ट जो है वो अलग दिशा धारा अपनी तय करेंगे, अपना अलग एक वे तय करेंगे, और यहाँ से जो ये मिले थे वो 1927 आते आते अलग हो जाएंगे। 1927 आते आते इनके रास्ते अलग हो गए और इन्होंने एक दूसरे के अगेंस्ट में वॉर लड़ना शुरू किया। या आप कह सकते हैं कि नेशनलिस्ट जो है, जो कि पूरे मेनलैंड चाइना के मेजॉरिटी एरिया पे रूल कर रही थी उस समय, उसने इन कम्युनिस्ट को बाहर निकालना, ओवरथ्रो करना शुरू किया। तो सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करते रहेंगे शुरुआत में, और आपको भी पता है कि 1934 में जब लॉन्ग मार्च हुआ, लॉन्ग मार्च के बाद कम्युनिस्ट पार्टी बहुत बड़े तौर पर उभर के आएगी, एक बड़ा सोशल बेस कम्युनिस्ट पार्टी का तय होगा, माओ एक बहुत बड़े लीडर के तौर पर उभर के आएगा। और 1935 के बाद स्पेशली आपके नॉर्थ वाले पोर्शन में शांजी जो एरिया था वहाँ पर माओ रूल कर रहा था। क्लियर? उसके बाद इनके बीच में टसल चलती रही, लेकिन फिर वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन क्रिएट होगी। वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन में फिर से थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे, लेकिन सिविल वॉर तो चल ही रहा था इनके बीच में, और पावर की जो बैटल चल रही थी उस पावर की बैटल में जैसे ही सिविल वॉर खत्म होगा तो फाइनली इनके बीच में फिर से वर्ल्ड वॉर खत्म होगा, इनके बीच में फाइनली फिर से सिविल वॉर जो है वो शुरू हो जाएगा। और इस सिविल वॉर में फाइनली 1949 में आपका जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है ये इमर्ज होगा। और ऐसे सिचुएशन में आपके जो नेशनलिस्ट हैं चियांग काई शेक, इनको यहाँ से रिट्रीट करना पड़ेगा, इनको यहाँ से भागना पड़ेगा, और ही टुक शेल्टर इन सम अदर एरिया ताइवान, जिसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। मतलब अगले आपके जो कुछ वीडियोस हैं इसमें आप ताइवान के बारे में बात करोगे जब चाइना आपका खत्म हो जाएगा। सो हियर फ्रॉम 1949 ऑनवर्ड्स व्हेन द रिपब्लिक ऑफ चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना ये नाम दे रहे हैं माओ जेडोंग अपने चाइना को, ठीक है। बाद में इसी को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, नॉट रिपब्लिक ऑफ चाइना एग्जैक्टली, अपॉलॉजीज, ठीक है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। दिस नेम वाज गिवन टू द मेनलैंड चाइना, क्योंकि पहले क्या था, रिपब्लिक ऑफ चाइना था, पहले रिपब्लिक ऑफ चाइना था। एंड दिस रिपब्लिक ऑफ चाइना वाज एस्टैब्लिश्ड बाय दैट नेशनलिस्ट पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ सन यात सेन एंड देन चियांग काई शेक, ठीक है। सो माओ गिव दिस नेम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है,
इन 1949। और ये चाइना की जो मुख्य भूमि है, शुरुआत में आपका इनके बीच में जो सिविल वॉर होता है उसमें अमेरिका जैसे देश जो है वो किसके साथ में जाएंगे, नेशनलिस्ट पार्टी के साथ में जाएंगे। और काफ़ी सालों तक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को शुरुआत में एक आप कह सकते हो कि वैलिडिटी नहीं मिली दुनिया के बड़े देशों के द्वारा कि आप चाइना हो। ताइवान को ही चाइना माना जाता था। आज भी ताइवान में जो एक्साइल्ड गवर्नमेंट है, जो एक्चुअल वहाँ की पहले की गवर्नमेंट है, वो अभी भी स्टैब्लिश्ड है। बट आप जानते हैं कि अब जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है उसने किस हिसाब से माहौल बनाया है, अब तो एक्चुअल में चाइना यही है। सो वन चाइना पॉलिसी चलती है, अब आपको पता है। सो दिस मेन लैंड चाइना वॉज ऑक्यूपाइड बाय एंड हियर द माओ occupied by Mao and here the Mao started reconstruction work। ठीक है, डेमोक्रेसी की तरफ कदम बढ़ाना शुरू करें। डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट जो है वो आपको ही पता है कितने एक्चुअल लेवल पर इंप्लीमेंटेड है चाइना में, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना ही वर्जन जो है वो डेमोक्रेसी का यहाँ पे क्रिएट किया। ठीक है, सो दिस न्यू पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यू डेमोक्रेसी। क्लियर है? अब आपको ये बहुत अच्छे से समझना होगा यहाँ पे ये न्यू डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी तो आपको बहुत अच्छे से पता है, तो माओ का वर्जन क्या है जब आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। सो व्हाट वाज द वर्जन ऑफ माओ? माओ क्या एक्चुअल में वही डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं जो डेमोक्रेसी सही मायने में बाकी देशों में चल रही उस समय, जिसमें सभी को बराबर का अधिकार मिलेगा, जहां पर सभी को अपने लीडर्स को चुनने का राइट मिलेगा, जहां पर रूल ऑफ पीपल होगा, बिकॉज डेमोक्रेसी सिंपली मीन्स द रूल ऑफ पीपल, जनता का शासन होना चाहिए वहां पे। सो क्या यहां पे भी वही सिचुएशन होने वाली है? तो आप देख लो, व्हाट वाज द वर्जन ऑफ माओस डेमोक्रेसी? एन अलायंस ऑफ सोशल क्लासेस, ठीक है, अनलाइक द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटरिएट। यानी कि यहां पर बाकायदा सभी सामाजिक वर्गों का आपस में एक मेलजोल होगा। ठीक है, देयर विल बी नो क्लास डिस्क्रिमिनेशन, ऑल द सोशल क्लासेस विल वर्क इन देयर कोहेशन। सारे जो क्लासेस हैं, सोशल क्लासेस हैं, सामाजिक वर्ग हैं, चाहे इसमें रिच हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो पीजेंट्स हो, चाहे वो वुमेन्स हो, चाहे वो फार्मर्स हो, ठीक है, ऑल द सोशल क्लासेस दे विल वर्क, ठीक है, टुगेदर इन अ कोऑर्डिनेशन। ये है माओ के डेमोक्रेसी का वर्जन। अनलाइक द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटरिएट, ये टर्म सोवियत रूस से ही एक्चुअल में चर्चा में आया। ठीक है, जिसमें एक रिच वर्ग जो होता था वो चूंकि संसाधनों पर अधिकार कर लेता था, तो संसाधनों के अधिकार की वजह से उसकी सारी जो डिक्टेटरशिप कह दें या कह दें कि उसी की जो बातें हैं वो चलती थी, उसी का पावर चलता था, क्योंकि उसके हाथ में पूंजी होती थी, उसके हाथ में रिसोर्सेस होते थे, उसके हाथ में सत्ता होती थी। तो ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। क्लियर है? चलो, जैसा कि सोवियत यूनियन में एस्टैब्लिश हुआ था, सोवियत यूनियन में भी यही सिचुएशन थी, एक क्लास के हाथ में सत्ता चली गई, या आप कह दें कि एक एब्सोल्यूटिज्म की तरफ सोवियत यूनियन चला गया था। क्लियर है? यहाँ पर वो नहीं होगा। यहाँ पर माओ ने कहा कि अनलाइक दैट सोवियत मॉडल वी विल एस्टैब्लिश दैट इक्वलाइजेशन ऑफ ऑल द सोशल क्लासेस। ये माओ की डेमोक्रेसी का वर्जन है। क्लियर है? क्रिटिकल एरियाज ऑफ द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के वो एरियाज जो क्रिटिकल हैं उनको गवर्नमेंट के अंडर में रखा जाएगा, उनको सरकार प्रमोट करेगी, उनकी फंडिंग सरकार के थ्रू होगी। क्लियर है? उनके डेवलपमेंट के लिए सरकार काम करेगी। क्लियर है? उन पर सरकार का कंट्रोल रहेगा, ध्यान रखना है ना। वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल जो होगा वो गवर्नमेंट तय करेगी। इसके साथ साथ प्राइवेट एंटरप्राइजेस होंगे नहीं, प्राइवेट एंटरप्राइजेस और प्राइवेट ओनरशिप नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्यों प्राइवेट एंटरशिप और प्राइवेट ओनरशिप कम्युनिस्ट की विचारधारा के अलग है। अगर प्राइवेट ओनरशिप और प्राइवेट एंटरप्राइज होना शुरू हो जाएगा तो फिर वही बात हो जाएगी ना कि रिसोर्सेस जो है वो एक पर्टिकुलर सेक्शन की तरफ ड्रेन करना शुरू कर जाएंगे। और फिर यहां पर ये जो बात हो रही है ना कि अलायंस ऑफ सोशल क्लासेस कह दूं मैं, वो मटेरियलाइज नहीं हो पाएगा। या फिर मैं कह दूं कि जो कंसेप्ट आप बना रहे हो इक्वालिटी का, वो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट नहीं रह जाएगा। इसलिए माओ का सिस्टम क्या कहता है कि इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। ठीक है, हाउ द रिसोर्सेस विल बी ऑक्यूपाइड एंड हाउ दे विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा रिसोर्सेस में। जो भी रिसोर्सेस है उस कंट्री में उनका गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, और इसके बाद प्रोडक्शन कैसा होगा, कितना होगा, किस तरीके से होगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट अलोंग विथ द डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल की डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, प्राइजेस, सारी चीजें तय करेगी कौन? सरकार। प्राइवेट एंटरप्राइज और प्राइवेट ओनरशिप को क्या किया जाएगा? ग्रेजुअली एंड किया जाएगा। निजी हाथों में संपत्ति का जो सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसको ग्रेजुअली क्या करेंगे? खत्म करेंगे।
नाउ दिस प्रोग्राम लास्टेड टिल 1953। तो 1949 से 1965 तक का हम सिनेरियो यहां पे देखेंगे आज के वीडियो में, लेकिन फिलहाल इसको हम टुकड़ों में ब्रेक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि माओ ने जो अपना इकोनॉमिक प्रोग्राम चाइना में शुरू किया, ये प्रोग्राम ग्रेजुअली अपने नेचर को चेंज करता रहा। शुरुआत में कंप्लीट ओनरशिप ऑफ द रिसोर्सेस, ठीक है, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन के मॉडल गवर्नमेंट तय कर रही थी। 1953 तक यही मॉडल चला, ये जो प्रोग्राम चाइना ने भी शुरू किया माओ के लीडरशिप में, ठीक है। बाद में 1953 के बाद एक मूवमेंट शुरू हुआ जिस मूवमेंट को कहा गया द ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो कंपेयर करोगे ईस्ट एशियन कंट्रीज को, इस दौरान जापान से कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, क्योंकि जापान का ऑलरेडी एक बहुत बड़ा सोशल इकोनॉमिक बेस था पहले से, एक डेवलप कंट्री के लेवल पर वैसे ही पहुंचा है, तो उसका यहाँ पे कंपैरिजन नहीं करना है। लेकिन आप कोरिया के साथ में कंपेयर कर सकते हो, उसको ताइवान के साथ कंपेयर कर सकते हो। सो जब आप कोरिया और ताइवान के साथ कंपेयर करोगे तो कंपेरेटिवली यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है अभी उतने वो जो ग्राफ था ना, वो ग्राफ उतना स्टेबल नहीं हो रहा था, ऊपर की तरफ नहीं जा रहा था। आप देखोगे मतलब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जिस हिसाब से होनी चाहिए थी उतनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी यहाँ पे नहीं थी। क्लियर है? और इसी वजह से यहां पर मूवमेंट शुरू किया गया ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट, यानी अब हम छलांग लगाएंगे, अब हम आगे एक लंबी छलांग लगाएंगे, एक ग्रेट लीप करेंगे, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? एंड दैट प्रोग्राम वाज एमिंग फॉर द कंप्लीट सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द चाइनीज पीपल एंड द चाइनीज सोसाइटी। ठीक है, सो हियर दिस प्रोग्राम द ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट वाज कंप्लीटली एमिंग टू ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी, चाइनीज सोसाइटी। क्लियर? एंड चाइनीज इकोनॉमी एज वेल। तो समाज का, ठीक है, सोशलिस्ट मॉडल में जो परिवर्तन होने वाला है और जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ये अचीव करना चाह रहे हैं, उसके लिए इन्होंने मूवमेंट शुरू किया, ग्रेट लीप मूवमेंट। क्लियर है? तो 1958 अराउंड दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड। क्लियर है? और मैंने कहा ये प्रोग्राम कंप्लीटली चाइना को तेजी से इंडस्ट्रियलाइज करने का था, तेजी से चाइना का इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का था। और इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए माओ ने सोशल कंट्रीब्यूशन की गुहार लगाई कि भाई हर किसी का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने शुरू में जो मॉडल रखा था उस मॉडल में सबसे बेसिक प्रिंसिपल तो यही था, अलायंस ऑफ ऑल द सोशल क्लासेस। सो नाउ एवरी इंडिविजुअल शुड कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। तो अब ऐसा होना चाहिए। क्लियर है? पीपल वर इनकरेज्ड, लोगों को, सामान्य व्यक्तियों को, ग्रास रूट लेवल ऑफ पीपल, कॉमन मैन, आम आदमी जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में। तो उनको इनकरेज किया गया कि भैया आप अपने घर के आंगन में, ठीक है, पीछे जो खाली जमीनें हैं, बैकयार्ड्स हैं, वहां पर ही आप फर्नेसेस लगाओ, भट्टियां लगाओ, ठीक है, वहां पर ही बेसिक लेवल पर आयरन स्मेल्टिंग और इस तरीके की जो एक्टिविटीज हैं वो करना शुरू करो, ताकि बड़े लेवल पर हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल हो और उस रॉ मटेरियल से उसके बाद फिर हम बाकी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल सप्लाई करें जहां पर प्रोसेसिंग हो। सो इन्होंने कहा कि स्टील फर्नेसेस वगैरह, आपकी आयरन स्मेल्टिंग वगैरह की एक्टिविटीज आपके घर के बैकयार्ड में होनी चाहिए, घर के आंगनों में होनी चाहिए। ध्यान रखना, इन द रूरल एरियाज पीपल्स कम्यून, जहां पर मैंने थोड़ी देर पहले इसकी बात की थी, सोवियत या इसी को पीपल कम्यून कहते थे, ठीक है, इसी को सोवियत भी कहा गया। ठीक है, रूसी भाषा का शब्द है जिसमें ये होता है एक बड़ा खेत या एक बड़ी जमीन का टुकड़ा जिसमें कलेक्टिव ओनरशिप होती है। ठीक है, सो रूरल एरियाज रूरल एरियाज में जो पीपल कम्यून्स थे, ठीक है, वो शुरू किए गए जहां पर फार्म साइज काफी बड़े होते थे। इन फार्म साइज में लोग क्या करते थे? कलेक्टिव फार्मिंग करते थे, कलेक्टिव कल्टीवेशन होता था। ध्यान रखना, ठीक है, मींस देयर वाज नो इंडिविजुअल ओनरशिप। यहां पर इंडिविजुअल ओनरशिप नहीं कि ये फार्म जो है, ये बड़ा एरिया जो है, जमीन का जो टुकड़ा है, दैट बिलोंग्स टू दिस लैंडलॉर्ड। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था कि एक पर्टिकुलर लैंडलॉर्ड को बिलोंग करेगा या पर्टिकुलर किसी इंसान को बिलोंग, मतलब एक इंसान को या एक इंसान की ओनरशिप रहेगी, ऐसा नहीं था। दिस वाज ओन्ड बाय द ग्रुप ऑफ पीपल, कलेक्टिव ओनरशिप है, कुछ कोऑपरेटिव की तरह का सिस्टम है। यहां पे ध्यान रखना, कोऑपरेटिव तो आपको पता ही होगा। ठीक है, स्टार्टेड बाय द ग्रुप ऑफ पीपल, जिसमें वो अपना कुछ लगा के एक स्टार्टअप करते हैं। ठीक है, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, सो यहां पर पीपल्स कम्यून की स्थापना की गई रूरल एरियाज में। ठीक है, जहां पर बड़े लेवल पर संपत्ति कलेक्टिवली ओन होती थी, ना कि किसी इंडिविजुअल ओनरशिप के अंतर्गत होती थी। ध्यान रखिएगा, 1958 के आसपास आप देखेंगे देयर वर 26,000 कम्यून्स एंड दीज 26,000 कम्यून्स वर कवरिंग 98% ऑफ द फार्म पॉपुलेशन। मतलब रूरल एरिया में आप देख रहे हो वो कम्युनिस्ट बेस जो है उसको बहुत
रिलीजियसली इंप्लीमेंट कर रहा है माओ चाइना में इस समय। तो 1958 1958 के बाद तक 1958 तक आप देख रहे हो, बाय द एंड ऑफ द 1958 26,000 कम्यून में पूरा चाइना डिवाइड हो गया था। चाइना का एरिया भी तो अच्छा खासा लंबा चौड़ा। सो दिस होल मेन लैंड वॉज डिवाइडेड इंटू 26,000 कम्यून। और सोचो 26,000 कम्यून, फिर भी इसका मतलब यह है देयर वर ह्यूज लैंड मासेस, मतलब काफी बड़े बड़े फार्म साइज होते रहे होंगे जहां पर कलेक्टिव फार्मिंग होती रही होगी, जहां पर एक साथ लोग खेती करते रहे होंगे और प्रोडक्शन की एक्टिविटीज करते रहे होंगे। क्लियर है? सो दिस 26,000 कम्यून वाज कवरिंग एक्चुअली द 98% ऑफ द फार्म पॉपुलेशन। उस समय 98% जो कृषि की जनसंख्या थी that was involved, that was employed in these 26,000 कम्यून। 26,000 कम्यूनों में वो बटी हुई थी। क्लियर है? नाउ फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स माओ was started, माओ was mobilizing people। ठीक है, वो लोगों को किधर मूव करा रहा है? इनका मूवमेंट जो है, कॉमन मासेस का मूवमेंट जो है उसने कराना किधर शुरू किया? पार्टी के जो गोल्स थे, पार्टी के जो कम्युनिस्ट गोल्स थे उनको फुलफिल कराने के लिए। देखो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी तो ऑब्वियस सी बात, अगर आप इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी या इकोनॉमिक फुलफिलमेंट नहीं करा पाओगे तो फिर आपका जो चार्म बना हुआ है ना एक, जिसकी वजह से आप आए हैं, क्योंकि जो एक आइडिया था, जो एक आइडेंटिटी थी माओ की, वो आइडेंटिटी थी यही कि माओ उस तबके का भी ध्यान रख रहा है जिस तबके का ध्यान नहीं रख पाए नेशनलिस्ट लोग। ठीक है, तो माओ ग्रास रूट लेवल से डेवलपमेंट को शुरू करेगा और कम्युनिस्ट की आइडियोलॉजी भी बेसिकली है ही यही। तो यहां पर बड़े लेवल पर कॉमन मासेस को मोबिलाइज करना शुरू किया, या मैं कहूं मूव कराना शुरू किया पार्टी के गोल्स की तरफ। पार्टी का गोल क्या है? पार्टी का गोल ही वही है, कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, अलायंस ऑफ द सोशल क्लासेस, रिमूवल ऑफ द इक्वलिटी। ठीक है, जो समाज में इक्वलिटी है उसको रिमूव करो। ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, मतलब जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज है पूरी, उन कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज के हिसाब से लोगों को तैयार करना शुरू कर दिया उसने कि देखो हमारा ये सेटअप है। समझ रहे हो आप? मींस सरकार की जो आइडियोलॉजी है वो लोगों के समझ में आ जाए, और यहीं से तो प्रॉब्लम भी शुरू होगी। ठीक है, कुछ आप जब ये कम्युनिस्ट मॉडल थोपना शुरू करेंगे या आप बताना शुरू करेंगे कि देखिए ये हमारा प्रिंसिपल है, फिलॉसफी है, तो अब दुनिया में डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल भी तो चल रहे हैं, तो सही मायने में लोगों को समझ में आएगा कि भाई हमने जो न्यू डेमोक्रेसी शुरू करी है ये कहां तक, किस हद तक सही मायने में इंप्लीमेंट हो रही है यहाँ पे। क्लियर है? सो हिज कंसर्न वाज विथ क्रिएटिंग अ सोशलिस्ट मैन। देखो मतलब वो चाह रहा था कि जो मेरे आदर्श हैं, जो मेरी आइडियोलॉजी है, उसको जनता, उसको लोग यहाँ के जीना शुरू करें, उसको रिलीजियसली फॉलो करना शुरू करें। मींस एवरी पीपल ऑफ द चाइना शुड बिकम अ सोशलिस्ट मैन। चाइना का हर एक व्यक्ति समाजवादी व्यक्ति होना चाहिए और वो इक्वलिटी के प्रिंसिपल पे काम करे, वो इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस में इक्वलिटी देखे, वो इंडिविजुअल ओनरशिप के जो सपना है उससे दूर रहे, कोसों दूर रहे। क्लियर है? सो इक्वलिटी, द रिसोर्सेज बिलोंग टू द सोसाइटी, द कलेक्टिव ओनरशिप। तो उसका क्या मानना था? उसका मानना यह था कि देखो ऐसा है कि जो नेशन है, वो नेशन जिस पार्टी ने इस समय जो पार्टी चला रही है, उस पार्टी का जो आइडिया है वो यही है। ठीक है, अब आपको भी वैसे ही चलना होगा, आप भी उसी को रिलीजियसली यानी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को आप भी इम्बाइब करना शुरू कर दो और उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के हिसाब से ही चलो। क्लियर है? तो उसका कहना था कि देखो आपको हु वुड लव 5 लव्स, यानी 5 चीजें हैं जिनसे आपको प्यार मोहब्बत होनी चाहिए, 5 चीजें जिनके लिए आपका जीवन जो है, आपकी लाइफ जो है डेडिकेट होनी चाहिए। पहला है फादरलैंड, यानी आपकी जो यहाँ पे मदरलैंड, फादरलैंड का मतलब है द लैंड, आपको द लैंड विच यू बिलोंग एक्चुअली। ठीक है, जहाँ के आप इनहैबिटेंट है, जहाँ के आप वास्तविक रहवासी हैं। सो बेसिकली द फादरलैंड मीन्स आपकी जो एंसेस्ट्रल लैंड है, जहाँ पर आप सदियों से रहते आ रहे हैं, है ना। यू शुड हैव दैट फीलिंग ऑफ अटैचमेंट विद दैट पीस ऑफ लैंड। आपको जमीन के टुकड़े से एक अटैचमेंट होना चाहिए। क्लियर है? एक संबंध होना चाहिए आपका। दूसरी चीज है लोगों के साथ में ब्रदरहुड, कॉमन ब्रदरहुड होना चाहिए। लेबर, क्लियर है, यू शुड लव, है ना, आपको काम करना, श्रम करना आना चाहिए। ठीक है, साइंस एंड पब्लिक प्रॉपर्टी। क्लियर? सो दीज वर द 5 थिंग्स कि ये प्रमोट करना शुरू करेगा कि भैया विज्ञान अगर नहीं रहेगा तो फिर साइंटिफिक एडवांसमेंट कैसे होगा। पब्लिक प्रॉपर्टी के प्रति अगर आपकी
डेडिकेशन, आपकी ऑनेस्टी या कहते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी के प्रति आपका इंक्लिनेशन नहीं रहेगा, तो फिर तो ये सोशलिस्ट मैन वाला कॉन्सेप्ट जो है ये फ्यूटाइल हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि बेसिकली सोशलिस्ट आइडियोलॉजी फुलफिल ही तभी होगी ना जब कलेक्टिव ओनरशिप होगी। कलेक्टिव ओनरशिप का मतलब है पब्लिक प्रॉपर्टी। भाई पर्सनल वाला कुछ है नहीं, एवरीथिंग बिलोंग्स टू गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल। भाई जनता किसके लिए, सरकार किसके लिए, जनता के लिए है, और देश जो है वो जनता से मिलके बन रहा है। द कंट्री इज एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ द पीपल, है ना। देश का मतलब नदियाँ, पहाड़, ज़मीन ये थोड़ी है। देश का मतलब है पीपल। स्टेट की जो ऑटोनॉमी आती है, सॉवरेंटी आती है, वो लोगों से आती है, पीपल से आती है। क्लियर है? सो दोनों एक दूसरे को, पीपल ये वैलिडिटी दे रहे हैं राष्ट्र को और राष्ट्र वैलिडिटी दे रहा है पीपल्स को। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है बेसिक सोशलिस्ट मैन का, वो फुलफिल तभी होगा जब पब्लिक प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट होगा लोगों के दिमाग में कि हम, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो बाकी के मिनरल्स हो, रिसोर्सेस हो, वाटर हो, है ना, पानी हो, हवा हो, कोई भी संसाधन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज़ बेसिकली पब्लिक प्रॉपर्टी। तो वो एक ऑटोमेटिकली बाकी चीज़ें भी डेवलप होंगी, लेबर, पीपल, सारी चीज़ें डेवलप होंगी। क्लियर है? नाउ to fulfill this concept of socialist man or to fulfill this ideology and to mobilize the people, to move the people, अपने उस विजन को फुलफिल करने के लिए इसने मास ऑर्गेनाइजेशंस एस्टैब्लिश किए। ठीक है? जिसमें किसानों का एक वर्ग जो किसानों के लिए अपलिफ्टमेंट के लिए काम करेगा, वुमेन्स का ग्रुप, स्टूडेंट्स का ग्रुप, और तमाम इस तरीके से ग्रुप्स बनने शुरू हुए जो पर्टिकुलर ग्रुप के इमेंसिपेशन, अवेयरनेस के लिए काम करना शुरू करेंगे। उदाहरण के लिए कि उस समय, मैं जस्ट ग्रुप की बात कर रहा हूं, आप देखो, है ना, कितने बड़े लेवल पर लोग मूव भी कर रहे हैं। ये जो मोबिलाइजेशन, सोशल मोबिलाइजेशन कर रहा है ये, है ना, उसमें बड़े लेवल पर इन ग्रुप्स में आप देखो पार्टिसिपेशन भी हो रहा है लोगों का। ऑल चाइना डेमोक्रेटिक वुमेन्स फेडरेशन एक ग्रुप बना। ऑल चाइना डेमोक्रेटिक वुमेन्स फेडरेशन की मेंबरशिप देखो आप, 76 मिलियन मेंबर्स वर देयर एट दैट टाइम। ठीक है? ये 1960 के आसपास की हम बात कर रहे हैं। ठीक है? 1960 के आसपास की बात कर रहे हैं। ठीक है? तो आज से लगभग 40 साल की पहले के, मतलब उससे भी ज़्यादा आप कह दो ना, लगभग 40 साल क्यों, 2020 में हैं आप, 2021 में है ना, तो लगभग 60 साल पहले के आसपास की बात कर रहे हैं आप। तो फिर भी इट्स दैट इज़ अ ह्यूज नंबर, है ना। ये इट वाज अ सक्सेस, आप कह सकते हो ये एक सब सक्सेस है। ऑल चाइना स्टूडेंट फेडरेशन में 3.29 मिलियन मेंबर्स वर देयर। और इस तरह से अलग अलग वर्ग के लोगों को मूव कराने का मतलब है ना, एक जगह से दूसरे जगह पर, है ना, रिलोकेट किया जा रहा है। ठीक है? उनको पार्टी की आइडियोलॉजी की तरफ घुमाया जा रहा है, पार्टी की आइडियोलॉजी में कल्टीवेट किया जा रहा है। क्लियर है? तो आप देख रहे हैं बड़े लेवल पर मूवमेंट्स होंगे, और ये लोगों का मूवमेंट्स होगा उसी आइडियोलॉजी की तरफ। बड़े लेवल पर ग्रुप्स क्रिएट हो रहे हैं। द ऑब्जेक्टिव एंड मेथड्स डिड नॉट अपील टू एवरीवन। अब मैंने कहा ना कि भाई जब आप डेमोक्रेसी और इन सब की बात कर रहे हो, और इधर आपका अपना वर्जन है डेमोक्रेसी का। क्लियर है? न्यू डेमोक्रेसी आपने शुरू करी एस्टैब्लिश करना, आपने सारी सोशल क्लासेस का अलायंस बनाना शुरू किया, और आपने अपनी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का प्रचार करना भी शुरू कर दिया। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस वर्जन को, क्योंकि दुनिया भर में तमाम लोग भी तो हैं। अच्छा, अब देखो क्या है, चूंकि आइडियोलॉजी तो कम्युनिस्ट है, तो तमाम दूसरे अमेरिका वगैरह क्या चुप बैठेंगे क्या? नहीं ना। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा सिस्टम होगा जहाँ पर पॉलिटिकल अपहीवल्स आएंगे, राजनीतिक उतार चढ़ाव भी आएंगे यहाँ। तो ये आइडिया हर किसी को नहीं पसंद आया, ध्यान रखना यहाँ पे। क्लियर है? The objective and method did not appeal to everyone. सारे लोग इस आइडिया को पसंद नहीं कर रहे थे, ध्यान रखना। इन द पार्टी, इवन पार्टी में बहुत सारे लोग थे जिनको थोड़ा सा लग रहा था कि माओ की जो मेथड्स हैं उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस हम कर सकते हैं। इवन शुरुआत से आप देखोगे, शुरुआत से ही उनका कहना था कि ये कम्यून बनाना, ठीक है, और कलेक्टिव ओनरशिप करना, इसके बजाय माओ शुड फोकस ऑन द इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। ये अगर फोकस करेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्लियर? तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ और ही एजेंडा पे चलना चाहेंगे। इनका कहेगा देखो प्योर इंडस्ट्रियल ग्रोथ की तरफ चलो, बड़े लेवल पर इंडस्ट्रियल सेटलमेंट्स करो अपने कंट्री में, ठीक है, ताकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, जिससे हम प्रॉस्पेरिटी अचीव कर पाएँ। लेकिन पहले चाइना को, माओ को चाइना में वो फिलॉसफी, वो आइडियोलॉजी जिसके थ्रू उसको अपने गोल्स अचीव कराने थे, ठीक है, वो इस्टेब्लिश करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। क्लियर है? जैसे आप आगे देखोगे कुछ इन्हीं के लीडर हैं
It means there were certain people within the party and these were actually the companion of Mao. माओ के कंपेनियन है ये, बहुत पहले से माओ के कंपेनियन है ये लोग, ठीक है। कम्युनिस्ट जब स्ट्रगल कर रहा था उस जमाने से माओ के कंपेनियन है, ठीक है। लियू और डेंग, इन्होंने बड़े लेवल पर अपने प्रयास शुरू किए ताकि जो कम्यून सिस्टम है उस कम्यून सिस्टम में परिवर्तन भी किया जाए। क्लियर है, क्योंकि अब बहुत देखो यही प्रॉब्लम सोवियत रूस में आई, तब जाके एक बड़े लेवल पर इकोनॉमिक क्राइसिस हुई और सोवियत का डिसइंटीग्रेशन हो गया, क्योंकि कम्यून सिस्टम के अपने वीकनेसेस थे। दुनिया में कोई भी एक इकोनॉमिक मॉडल, चाहे वो आप प्योरली कम्युनिस्ट की तरफ इंक्लाइंड हो जाएं या प्योरली इंडस्ट्रियल क्या नाम है कैपिटलिस्ट की तरफ इंक्लाइंड हो जाएं, आपको फेलियर देखने को मिल जाएंगे उसमें। यही रीज़न है कि आगे जाके फिर आपको पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को मिला के चलना पड़ा, मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ आना पड़ा। क्लियर है, क्योंकि हर एक चीज़ को गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती, हर एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट नहीं ले सकती है, क्योंकि उससे फिर ऑब्वियस क्या होगा, लॉस भी गवर्नमेंट का ना। प्रॉफिट तो ठीक है, प्रॉफिट सब में बट ही रहा है, लेकिन लॉस गवर्नमेंट का होगा, लॉस जनता बेयर नहीं करेगी, लॉस गवर्नमेंट का होगा, उसको फंड करना पड़ेगा आपको, और ऐसे ही आप करते रहें। देखिए कुछ भी हो, जब प्राइवेट ओनरशिप होती है, अब आप किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सनली लेंगे तो आप बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन उसी में 10 लोगों को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट दी जाएगी तो आपके मन में आ जाएगा वही करे, मैं क्यों करूँ, ठीक है मैं भी करता हूँ, लेकिन फिर वो एक समझ रहे हैं सैचुरेशन लेवल क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, वो एक जो मोटिवेशन था वो मोटिवेशन क्रिएट नहीं होगा। यहाँ पर कम्यून सिस्टम के अपने वीकनेसेस थे, और उस कम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम यही है था कि इकोनॉमिक स्टैग्नेंसी आ रही थी धीरे धीरे, आर्थिक रूप से जो ग्रोथ होनी चाहिए थी वो ग्रोथ ना होके स्टैग्नेंट रुकावट आ रही थी एक, और वो बल्कि डिक्लाइन की तरफ जा रहा था। तो कम्यून सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था यहाँ पे, ठीक है। कई जगहों पर कम्यून सिस्टम जो मॉडल था वो फेल हो रहा था, यहाँ पे वो प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ उस हिसाब से नहीं दे रहा था जैसा कि करना चाहिए था। लोग वहाँ पर अपने आप को उस प्रोडक्शन यूनिट से जोड़ नहीं पा रहे थे, ध्यान रखिएगा। तो इनका कहना था, लियू और डेंग का कहना था कि इस सिस्टम को चेंज करना चाहिए, ये एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा है। क्लियर है, और आप देखोगे ये कम्यून सिस्टम तो छोड़ो, ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट था माओ का कि भाई घर के आपके पीछे जो है वो बैकयार्ड में स्टील फर्नेसेस होनी चाहिए, है ना, ताकि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को घर घर से शुरुआत करें, हर किसी का कंट्रीब्यूशन हो इसमें, बेसिक रॉ मटेरियल यहीं से क्रिएट होना शुरू हो और फिर वो आगे बढ़े। तो ये चीज़ भी आप देखोगे यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं होगी, और चूंकि सक्सेसफुल नहीं होगी तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देगा। क्लियर है, जो स्टील प्रोड्यूस होता था उस जमाने में बैकयार्ड में, दैट वाज अनयूजेबल। अब आप घर में कितने अच्छी क्वालिटी का स्टील प्रोड्यूस कर सकते हो बैकयार्ड्स में। क्लियर है, आप उसमें क्वालिटी का ध्यान नहीं रखोगे, स्टैंडर्ड्स का ध्यान नहीं रखोगे, ठीक है, जो आइडियल कंडीशंस हैं उनका ध्यान नहीं रखोगे, तमाम टेम्परेचर और दुनिया भर की चीज़ें हैं, क्वालिटी आपको रॉ मटेरियल चाहिए, तो जो स्टील प्रोड्यूस हो रहा था दैट वाज ना यूजेबल क्वालिटी का था ही नहीं, रफ क्वालिटी का था। और ऐसे सिचुएशन में सरकार उसको लेगी क्या, सरकार लेगी भी तो सरकार का नुकसान ही है यहाँ पे, और सरकार का नुकसान है तो सरकार फिर उस नुकसान को कहाँ फंड करने जाएगी, खुद ही भरेगी ना, दूसरा कोई थोड़ी करेगा। कर्ज लेगी तो वो भी एक सरकार के ऊपर लायबिलिटी ही तो बढ़ रही है। तो आप देखेंगे कि जो न्यू इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है, इस न्यू इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में शुरुआत में क्या चैलेंजेस फेस किए, और अब आप कुछ बहुत बड़े लेवल पर सुधार भी देखने वाले हो यहाँ। तो ये जो थी कहानी, ये थी नए डेमोक्रेसी के एस्टेब्लिशमेंट में चाइना कैसे इन्वॉल्व हुआ, ठीक है, और क्या चैलेंजेस फेस करने शुरू किए, क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम आई। अभी बड़े लेवल पर और चेंजेस होने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, जिनको हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करते हैं। आपके लिए सारे वीडियोस मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर प्रॉपरली अरेंज है। सबसे ईजिएस्ट वे है कैसे आप वीडियो फाइंड आउट कर सकते हो, तो देखो इस तरह से गूगल पे सर्च करो www.magnetbrains.com, सर्च करोगे इस तरह का आपको एक पेज दिखेगा जिसमें क्लास 1 से लेके ऐसा क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक का आपको प्रॉपर एक कैटेगराइजेशन है। क्लास 11th की चूंकि बात कर रहे हैं तो क्लास 11th को क्लिक करोगे तो सारे फैकल्टी मेंबर्स की लिस्ट दिख जाएगी। अब यहीं पर आपको हिस्ट्री भी दिख जाएगा जब आप क्लिक करोगे इस तरह से, है ना, और वहाँ पे जब क्लिक करोगे इस तरह से तो फिर इस तरह का एक विंडो खुलेगा और वहाँ पर चैप्टर वाइज वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएंगे, मतलब चैप्टर वाइज वीडियोस की प्रॉपर लिस्ट होगी। अब जिस भी आपको पर्टिकुलर टॉपिक को यहाँ पर स्टडी करना है, मतलब वीडियो सारे प्रॉपरली सेक्शन थीम वाइज, टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज सारी चीज़ें अरेंज हैं। बस अब आपको क्या करना है, इसको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो वो वीडियो इस तरह से प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो देखो ये एक हमारा प्रयास है ना, ताकि आप घर बैठे जो है बस आराम से बैठें और क्लिक करते रहें, और क्लिक करके
अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें, और ना सिर्फ ज्ञान को बढ़ाते रहें, अच्छे मार्क्स भी लाते रहें। बस आपका एक पार्टिसिपेशन ये है कि आप वहीं घर बैठे बैठे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। एंड स्टे ट्यून्ड विथ मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू। हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज की वीडियो में डिस्कशन शुरू होने वाला है कॉन्फ्लिक्टिंग विजन। टॉपिक आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, कॉन्फ्लिक्टिंग विजन, यानी एक ऐसा विजन जिस विजन में एक पर्सन अपनी आइडियोलॉजीज़ को इस्टेब्लिश करना चाह रहा है, लेकिन कुछ लोग भी हैं जो कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज करेंगे, और इन कॉन्फ्लिक्ट्स के दौरान क्या होगा, हमेशा जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और कई बार वायलेंस की एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, टसल क्रिएट होता है। बस वही समझने वाले हैं आज की वीडियो में। लिंक कर देता हूं मैं थोड़ा सा पिछले वीडियोस से। लास्ट में आपने समझ लिया कैसे चाइना जो अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए, द कंट्री विच वॉज ट्राइंग टू सेव इट्स एग्जिस्टेंस फ्रॉम द एक्सटर्नल कॉलोनियल पावर, जापान से, ब्रिटिशर्स से, ठीक है, वो कंट्री अपने इंटरनल पॉलिटिकल सिस्टम में रिफॉर्म्स करना शुरू करता है, और ये पॉलिटिकल रिफॉर्म्स वहाँ की इंपीरियल डायनेस्टी को ओवरथ्रो कर देते हैं। ओवरथ्रो करने के बाद वहाँ पर रिपब्लिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश होती है, ठीक है। ये सोशलिस्ट मॉडल की रिपब्लिक गवर्नमेंट वहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू करती है। हालांकि तुरंत रिपब्लिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश नहीं होती है, कुछ दिनों तक वहाँ पर मिलिट्री रूल इस्टेब्लिश रहेगा, और उसके बाद फिर रिपब्लिक गवर्नमेंट हुआ। या मैं कह दूं कि चाइना की जो नेशनलिस्ट पार्टी है, नेशनलिस्ट पार्टी ने कमान अपने हाथ में ले ली। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद धीरे धीरे सिविल वॉर की तरफ मुड़ गए ये लोग, और फाइनली 1949 में जब सिविल वॉर खत्म हुआ, then Mao, the undisputed leader, the undisputed communist leader of the China, emerged as the new leader. धीरे धीरे जब काम शुरू हुआ चाइना में रिकंस्ट्रक्शन का, तो चाइना की जो फिलॉसफी थी वो माओ के हिसाब से चल रही थी, ठीक है, कि कोहेशन ऑफ ऑल द क्लासेस है ना, और जो प्राइवेट ओनरशिप है, गवर्नमेंट कंट्रोल बढ़ेगा, प्राइवेट ओनरशिप है उसको ख़त्म किया जाएगा। ये सारा फिलॉसफी आपने पिछले वीडियो में समझ लिया। अब यहीं पर जो ये नया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है बना, इसमें 1965 तक तो ठीक ठाक चली, ग्रेट लीप मूवमेंट स्टार्ट किया माओ ने, लेकिन 1965 के बाद कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हुई, जिसमें 1978 तक आप देखोगे स्ट्रगल होगा। 1976-77 के आसपास माओ की डेथ के साथ ही ये कॉन्फ्लिक्टिंग विजन समाप्त हो गए, क्योंकि उसी कम्युनिस्ट पार्टी में से, या मैं कहूँ कि कॉमरेड्स, या मैं कहूँ कि जो साथी कम्युनिस्ट थे, उन्हीं में से एक पर्सन फिर आगे, जो माओ का ही साथी था, वो आगे डैंग कमांड संभालेगा, है ना, और वहाँ से फिर वो आगे लेके जाएगा चाइना को। तो कॉन्फ्लिक्टिंग विजन में यही चीजें पढ़नी है। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन माओइस्ट वांटिंग टू क्रिएट अ सोशलिस्ट मैन। याद आया होगा, पिछले वीडियो को देख लिए होगे, तो सोशलिस्ट मैन क्रिएट करना चाहता था माओ, ठीक है, एक ऐसा कॉमन मैन क्रिएट करना चाह रहा था, एक ऐसा ग्रुप, या मैं कहूँ कि ऐसे सिविलियंस को क्रिएट करना चाह रहा था, जो सिविलियंस बेसिकली किस फिलॉसफी के होंगे, सोशलिस्ट फिलॉसफी के होंगे, ठीक है, सोशलिस्ट फिलॉसफी के, और इन्हीं को सोशलिस्ट मैन कहा उसने। ये सारा कुछ हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया, क्लियर है। यहीं से वीडियो की जो बैकग्राउंड है वो शुरू भी हो रही है, क्लियर है। एंड दोज हु ऑब्जेक्टेड टू हिज एम्फेसिस ऑन आइडियोलॉजी, ठीक है, रादर देन एक्सपर्टीज, क्लियर है। पुराने, अब यहां पर क्या सिचुएशन चल रही है, यहां पे जो सिचुएशन चल रही है, उस सिचुएशन में ये हो रहा है कि हमारा जो माओ है ये कह रहा है कि यार जो आइडियोलॉजिकल बेस है, ये आइडियोलॉजिकल बेस कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। जिस आइडियोलॉजी को शुरू किया गया वो आइडियोलॉजिकल बेस कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए, क्लियर है ना। तो आइडियोलॉजिकल बेस ध्यान रखो, कॉन्फ्लिक्टिंग विजन किसके किसके बीच में है, ठीक है, माओ की जो आइडियोलॉजी है उसके बीच में। माओ की आइडियोलॉजी जो कि एक ऐसे सिविलियन, एक ऐसी क्राउड, एक ऐसे सिटीजन्स का निर्माण करना चाहती है जो सोशलिस्ट इंक्लिनेशन के होंगे, ठीक है, जिनको अपने फादरलैंड से, यानी अपनी कंट्री से, ठीक है, पुअर पीपल से, प्राइवेट ओनरशिप के तरफ से अट्रैक्शन होगा, यानी कि
इनके साथ वो जुड़ेंगे, कनेक्ट होंगे। पिछले वीडियो में सारा कीवर्ड्स के साथ, ये जो मैंने अभी टर्म्स बोले, सारे कीवर्ड्स वहाँ पे टर्म्स वहाँ पे लिखे हुए थे, ठीक। तो उस तरह का सोशलिस्ट मैन जो बनाना चाह रहा था माओ, उसका कुछ ऑब्जेक्शन भी कर रहे थे, क्लियर है। कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, एक दूसरा मॉडल होना चाहिए, इकोनॉमिक मॉडल होना चाहिए, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना चाहिए और उसी के बेस में चाइना का डेवलपमेंट होना चाहिए, क्लियर है। तो चाइना में माओ का आप कहना है कि नहीं, क्लियर है। हमारी जो आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो नाउ दिस कॉन्फ्लिक्ट कल्मिनेटेड इन माओ लॉन्चिंग द ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन इन 1965। 1965 में माओ ने एक मूवमेंट शुरू किया। क्यों? क्योंकि इस समय माओ ने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे लोग हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है उसी में से हैं, और इस कम्युनिस्ट पार्टी में से बहुत सारे लोग हैं जो माओ को अब साइडलाइन करना चाह रहे हैं, और ये लोग उस आइडियोलॉजी को अब डोमिनेट करना चाह रहे हैं जो आइडियोलॉजी चाइना में माओ की आइडियोलॉजी से इतर एक ऐसे एक्सपर्टीज समाज का निर्माण करने जाएगी जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से काम करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो उस सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को दरकिनार कर देगा, ओवरलुक कर देगा। तो ऐसे समय में अपने आइडियोलॉजी को, अपने उस सिस्टम को, अपनी विचारधारा को बचाने के लिए माओ ने, इसमें उसकी वाइफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करने वाली है, और एक उसका जो डिफेंस मिनिस्टर था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन दोनों की सहायता से ही माओ जो है वो इस मूवमेंट को इंप्लीमेंट कर पाएगा। सो द मूवमेंट स्टार्टेड नोन एज कल्चरल रेवोल्यूशन। कल्चरल रेवोल्यूशन क्या था? कल्चरल रेवोल्यूशन जो है ये बेसिकली, बहुत आसान शब्दों में अगर मैं आपको बताना चाहूँ ना, तो आप कह दो कि ये जो प्रोलेटेरिएट है, ये शब्द तो आप समझते हैं, नहीं समझते हैं तो मैं बता देता हूँ बहुत अच्छे से, बहुत कॉमन है। अब आप 11वीं में पहुंच गए हैं हिस्ट्री में, तो आपको जो है ये शब्द 8वीं 9वीं से हिस्ट्री में मिलना शुरू हो जाता है, थोड़ा बहुत फ्रेंच रेवोल्यूशन इन सब में, जहाँ पर 9th वगैरह में जब हम डिस्कस करते हैं तो वहाँ पर ये जो है वो है। तो वो लोअर क्लास, कामगार वर्ग, काम करने वाला लोअर सेक्शन जो है, इसको हम प्रोलेटेरिएट कहते हैं, ठीक है। सबसे आसान शब्दों में आप कह दो कि द लोअर सेक्शन, द वर्किंग सेक्शन, जो कामगार वर्ग है, ठीक है, उसको आपने प्रोलेटेरिएट कह दिया, और इसके जस्ट अपोजिट होता है बर्जुआइज क्लास, बर्जुआ, ठीक है। सो बर्जुअस क्लास जो होता है दैट बिलोंग्स टू द अपर क्लास, एरिस्टोक्रेसी। तो दिस डिबेट वाज, यू नो, दिस लोअर क्लास और द वर्किंग क्लास और द कॉमनर्स वर्सेस एरिस्टोक्रेट्स। तो ये जो डिबेट है वो बेसिकली, सो प्रोलेटेरिएट बिलोंग्स टू दिस सेक्शन, क्लियर है। सो माओ इज लॉन्चिंग नाउ द मूवमेंट अगेन दिस कल्चरल रेवोल्यूशन की पुरानी संस्कृति जो है, हमने जिन आदर्शों को शुरू किया था 1949 में, जब चाइना सिविल वॉर से उभर कर और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में बना, या पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जाना गया, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में तब्दील हुआ, तब से आप आज 1965 में पहुंच गए, ठीक है। तो इन 16-17 सालों में जो परिवर्तन हुए हैं, ठीक है, इन परिवर्तनों में आप अपनी आइडियोलॉजी से अब पीछे हटते जा रहे हैं, या अपनी आइडियोलॉजी से डेविएट होते चले जा रहे हैं, ऐसा कहना है माओ का। नाउ दिस इज द टाइम अगेन टू गो बैक to that ideology. So this was the cultural revolution which was started by the Mao. इस कल्चरल रेवोल्यूशन में बड़े पैमाने पर स्टूडेंट्स को मोबिलाइज किया गया, स्टूडेंट्स को जोड़ा गया, क्योंकि स्टूडेंट्स, ऑब्वियस सी बात है, वो तबका होता है, ये वो ग्रुप होता है जिस ग्रुप को आप कह सकते हैं कि आगे जाके परिवर्तन लेके आएगा, नहीं कि नहीं। सो बड़े पैमाने पर इनको जोड़ा गया, और एक आर्म्ड विंग उभर कर आई, और जिस आर्म विंग को हम कहते हैं रेड गार्ड्स, ठीक है, द रेड गार्ड्स, इन विच मेनली स्टूडेंट्स वर देयर, क्लियर है। इवन आर्मी को भी इस्तेमाल किया गया, आर्मी का भी एक सेक्शन जो है इस्तेमाल किया जाएगा अब इस आइडियोलॉजी को प्रमोट करने में, क्योंकि मैंने कहा ना कि यहाँ पे जो डिफेंस मिनिस्टर था माओ का, ठीक है, आई फॉरगॉट द नेम, उसका कुछ ली चुंग ऐसा कुछ करके नाम है। सो डिफेंस मिनिस्टर ऑफ द माओ, he was, you know, the biggest supporter of this cultural revolution, क्लियर है। और इन्होंने कैंपेन शुरू किया अगेंस्ट द
ओल्ड कल्चर जो है इसका मतलब क्या है यहाँ पे, जब मैं कह रहा हूँ कि ओल्ड कल्चर, ठीक है, तो ओल्ड कल्चर, ओल्ड कस्टम और ओल्ड हैबिट से क्या मतलब था माओ का, उसने ये कल्चरल रेवोल्यूशन क्यों शुरू की, यानी कि वो सारे पुराने विचार जिसकी वजह से ही बेसिकली ये जो पूरा परिवर्तन हुआ, कौन सा परिवर्तन, ये कम्युनिस्ट लोगों को इतना प्रॉब्लम झेलना पड़ा, ठीक है, और उसके बाद फिर कम्युनिस्ट ने इक्वालिटी इस्टेब्लिश करी, है ना, लैंड्स का कन्फिस्केशन किया, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया तमाम, ठीक है, यानी कुल मिला के ये जितनी रिकवरी हुई है, जितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, लोग वापस से फिर उसी इनइक्वालिटी की तरफ चले जाना चाह रहे हैं, क्योंकि आप जिस मॉडर्न एस्पेक्ट के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये दूसरे धड़े के लोग हैं, तो आप फिर से इनइक्वालिटी ही क्रिएट करोगे, असमानता क्रिएट करोगे, क्लियर है। तो ये कुल मिला के उन्हीं ओल्ड कस्टम की तरफ खींच के लेके चले जाओगे चाइना को, जिन ओल्ड कस्टम्स में, ओल्ड कल्चर में चाइना फंसा हुआ था, जिसकी वजह से बड़े लेवल पर सिविल वॉर की सिचुएशन चाइना में क्रिएट हुई, ठीक है। तो माओ का कहना यही है कि इस कल्चरल रेवोल्यूशन में वी जस्ट वांट टू वाइप आउट दिस ओल्ड कल्चर, कस्टम एंड ओल्ड हैबिट्स व्हिच आर ड्रैगिंग चाइना, ठीक है, चाइना को ड्रैग कर रही हैं फिर उसी टाइम पीरियड पे जिस टाइम पीरियड से हम निकल के आए हैं, क्लियर है। तो हम एक जस्ट और एक इक्वल सोसाइटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सोशलिस्ट सिटीजन्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे सारे एफर्ट्स जो हैं वो वेन हो जाएंगे अगर यही पुराने कस्टम्स बने रहेंगे। तो इस बात पर आप समझ लीजिएगा, जहाँ पे पुराने कस्टम की बात है उन जगहों पर लेके जाना, ठीक है, जो आपके एक्सपर्टीज जो है, यानी जो एक अलग धड़ा है, जो दूसरा पॉलिटिकल विंग है, जो चेंजेस को वहाँ पर इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है, माओ के अलग चेंजेस को, माओ से की आइडियोलॉजी से अलग टाइप के जो चेंजेस वहाँ पर स्टैब्लिश करना चाह रहा है, क्लियर है। स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स वर सेंट टू द कंट्री साइड टू लर्न फ्रॉम द मासेस, ठीक है, बड़े लेवल पर स्टूडेंट और जो प्रोफेसर्स हैं, जो एजुकेशनल क्लास के लोग हैं, इनको कंट्री साइड यानी कि उन जगहों पर भेजा गया जहां पर कंडीशंस देखें, ये प्रैक्टिकल कंडीशंस देखें मासेस की, लोगों की, कि किस तरह से वो वहां पर जीवन यापन कर रहे हैं, उनसे सीखें और उस आइडियोलॉजी को डाइजेस्ट करने की कोशिश करें जिस आइडियोलॉजी को एक्चुअल में माओ यहां पर एस्टैब्लिश करना चाह रहा है, ठीक है। आइडियोलॉजी यानी बीइंग कम्युनिस्ट वाज मोर इंपॉर्टेंट देन हैविंग प्रोफेशनल नॉलेज। देखो क्यों इन स्टूडेंट्स को और प्रोफेसर्स को भेजा गया, ठीक है, क्यों इन स्टूडेंट्स को, प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स को और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं इनको भेजा जा रहा है। माओ का बहुत क्लियर कट विजन है कि देखो अपनी विचारधारा से स्टिक रहना, अपनी आइडियोलॉजी से स्टिक रहना, ये कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। क्यों? आइडियोलॉजी सिंपल सी बात है, आइडियोलॉजी का मतलब है कि आपको उस कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़ के रहना है, जो कम्युनिस्ट विचारधारा सालों के स्ट्रगल के बाद चाइना में स्टैब्लिश हो सकी है। आपने देखा कि कितना स्ट्रगल फेस करना पड़ा, ऑब्वियस बात है माओ को। सो हियर व्हाट माओ इज स्ट्रेसिंग कि बीइंग कम्युनिस्ट यानी अपनी आइडियोलॉजी, अपनी विचारधारा को पकड़ के रखना, ये कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मोर इंपॉर्टेंट देन हैविंग प्रोफेशनल नॉलेज, कि आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करें, मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ जाएं, वो सब तो करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो सब कुछ कैसा होना चाहिए, वो सब कुछ उसी तर्ज पे होना चाहिए जिस तर्ज पर हमारी आइडियोलॉजी है। यानी हम अपना ये जो सोशल स्ट्रक्चर है, इस सोशल स्ट्रक्चर को बिना बिगाड़े, बिना स्पॉइल किए हम एडवांसमेंट भी करें, हम एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट करें, हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करें। यानी कुल मिला के माओ का जो विजन है, इन शॉर्ट आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक इन शॉर्ट क्लियर कर दूं कि माओ का विजन है चाइना एक ऐसा कम्युनिस्ट नेशन बनना चाहिए, ठीक है। अब चूंकि कम्युनिस्ट का मतलब क्या है कि पॉलिटिकल कंट्रोल भी होगा, गवर्नमेंट ओनरशिप होगी रिसोर्सेज पे, कंप्लीट गवर्नमेंट ओनरशिप होगी रिसोर्सेज पर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन की मैकेनिज्म भी गवर्नमेंट ही इंश्योर करेगी, क्लियर है। कम्युनिस्ट में पूरा इकोनॉमिक जो कंट्रोल होता है और पॉलिटिकल कंट्रोल होता है, ये गवर्नमेंट का होता है, एक पार्ट, या मैं कहूँ ग्रुप ऑफ पीपल्स का होता है वहाँ पे, ठीक है, लोगों का होता है, सरकार का होता है वहाँ पे। तो वो मॉडल बना रहे और सरकार ही डिसाइड करे कि क्या डेवलपमेंट एक्टिविटीज होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, क्लियर। लेकिन यहाँ पर कुछ जो अलग लोग हैं, दूसरे विंग के लोग हैं, ये इस कम्युनिस्ट जो उसका इकोसिस्टम है ना, जो बना के रखना चाह रहा है, आप कह दो कि मतलब एक जो बेसिक प्लान है, उसका जो आउटलाइन है,
वो ये कह रहा है कि इस आउटलाइन के अंदर ये सब कुछ होना चाहिए, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के आउटलाइन के अंदर सब कुछ होना चाहिए। लेकिन इस कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को अब चैलेंज मिल रहा है कि ठीक है, इसको हम शैटर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें बेसिकली इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी चाहिए, हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, बाकी सारी चीज़ें किनारे हो, आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज़ हम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं, क्योंकि अब दुनिया में भी बड़े पैमाने पर परिवर्तन हो रहे थे, आपको पता होना चाहिए। और इन परिवर्तनों के दौरान आपको पता होगा कि अब दुनिया जो है वो कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट, या मैं कहूँ कि वो जो ये जो फिलॉसफी है कि गवर्नमेंट ओन्ड रिसोर्सेस हो या गवर्नमेंट कंट्रोल्ड रिसोर्सेस हो, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हो या प्राइवेट सेक्टर हो, इनसे थोड़ा सा बाहर निकल के अब एक ऐसी पॉसिबिलिटी की तरफ भी जा रहे थे लोग कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर क्या कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर अगर कोएग्जिस्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, दोनों लोग काम करें तो ज़्यादा बेटर होगा। और आप देखेंगे भारत जैसे देशों में आगे, इवन दुनिया भर में यही मॉडल चल रहा है। क्या चाइना में नहीं चल रहा? इस वीडियो के आगे जब आप देखोगे, माओ के जाने के बाद यही सिचुएशन तो हुआ। चाइना में कम्युनिस्ट जो है ये डेफिनेटली आइडियोलॉजी के तौर पर है, लेकिन प्रैक्टिकली वहाँ पर एक ऐसा मर्जिंग डेवलप हो गया, जिस मर्जिंग में आप देखोगे इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट होगा वो कैसा होगा, वो मिक्स्ड मॉडल में ही होगा। क्लियर है? वहां पर अब ऐसा नहीं है कि नहीं प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। ठीक है, आज की डेट में क्या आपको लग रहा है कि चाइना में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ओन्ड प्रॉपर्टीज हैं या गवर्नमेंट का ही कंट्रोल है? मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल है, लेकिन क्या प्राइवेट सेक्टर नहीं है? ढेर सारे प्राइवेट सेक्टर लोग हैं वहां पे। ठीक है क्या अलीबाबा के फाउंडर जैक मा जैसे लोग ऐसे ही हैं? हाँ, अब गवर्नमेंट का कंट्रोल तो रहेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, क्योंकि वहां पर बेसिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट की है, और अगर वो परिवर्तन हो गया तो फिर तो चाइना पूरी तरह से डेमोक्रेटिक हो जाएगा। तो बेसिकली माओ का यही था कि हमारा जो सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल फैब्रिक है वो पूरा सिर्फ इसी मॉडल में बना रहे, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, आइडियोलॉजिकल ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। आइडियोलॉजिकल ब्रेकडाउन नहीं हो, उसके अलावा आप सब कुछ करो। तो उसका कहना है कि ये कंट्री साइड में क्यों भेज रहा है स्टूडेंट्स को, इन सब लोगों को, ताकि इनको पता हो कि देखो हमारी आइडियोलॉजी अभी इतनी इंपॉर्टेंट है, इसको हम रिटेन करके रखें, क्योंकि अभी बहुत बड़े लेवल पर और इनइक्वालिटी को दूर करना बाकी है। कंट्री साइड में क्यों भेजा जा रहा है लोगों को? ठीक है, सो प्रोफेशनल नॉलेज इज not better than ideology. Ideology is better than or important than the professional knowledge. ठीक है, denunciations and slogans replaced rational debate. ठीक है, बड़े पैमाने पर कल्चरल जो रेवोल्यूशन है, इस कल्चरल रेवोल्यूशंस के स्लोगन्स जो है ना, इन्होंने उस तार्किक डिबेट को, जो तार्किक डिबेट हो रही थी इस रिफॉर्म के लिए, इसको अलग थलग कर दिया, डोमिनेट करना शुरू कर दिया। वहां पर रेशनल डिबेट का कोई स्कोप ही नहीं बचा। माओ ने कल्चरल रेवोल्यूशन को इस तरीके से स्प्रेड करने की कोशिश की, सारी तार्किकता जो है वो धरी की धरी रह गई इन लोगों को। ठीक है, द कल्चरल रेवोल्यूशन बिगेन अ पीरियड ऑफ टर्मोइल। ऑब्वियस सी बात है, वापस से वैसी सिचुएशन हो रही है ना जैसे सिविल वॉर के दौरान हुई थी। सिविल वॉर में आपके पास दो पार्टीज थी, वहां पे चांग काई शेक की और माओ की, दो लोग लड़ रहे थे। यहाँ अपनी ही पार्टी के लोगों के बीच में जो माओ की विचारधारा से अब थोड़ा सा अलग जाना चाह रहे थे, और माओ की विचारधारा को अब आधार बना के चाइना का विकास नहीं करना चाह रहे थे, इन लोगों के साथ में माओ को लड़ना था। अब क्लियर है? सो वीकेंड द पार्टी इन सीवियरली डिसरप्टेड। पार्टी कमजोर होने लग गई, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पार्टी में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बड़े लेवल पर क्रिएट हो रहे थे। देखो ऐसा है कि इस समय बहुत सारे लोग दुनिया की तरफ भी तो देख रहे हैं, अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश हैं जो किसी बड़ी आइडियोलॉजी को लेके नहीं, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी को लेके आगे बढ़ रहे हैं और अच्छा खासा डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। आपने देखा, ये उस जमाने में धीरे धीरे देखना शुरू कर दिया था लोगों ने, और इस चीज़ को ध्यान रख के उनको भी लग रहा था कि ये आइडियोलॉजी सब किनारे करो, आइडियोलॉजी अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर अब परिवर्तन थोड़े से होने चाहिए। ठीक है, सो दिस एक्टिविटी एक्चुअली दिस वीकनिंग ऑफ द पार्टी, क्योंकि अब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पार्टी में शुरू हो गए, संकट की घड़ी आ गई, ऐसे में इकोनॉमिक सिस्टम और एजुकेशनल सिस्टम पूरी तरह से डिसरप्ट हो गया। 1960s के आसपास आप देखोगे, लेट 1960s परिवर्तन वापस से शुरू हुआ। क्लियर है? 1975 के आसपास द पार्टी वंस अगेन लेट एम्फेसिस ऑन ग्रेट सोशल डिसिप्लिन। धीरे 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 माओ की तरफ, माओ यहाँ पर थोड़ा सा डोमिनेट हुआ और वापस से सोशल डिसिप्लिन इस्टेब्लिश होना शुरू हुआ, और चाइना का वापस से आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक जो ट्रेन है ना, इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो पटरी पे आना शुरू होगा। ठीक है, यानी कि जो वहाँ की इकोनॉमी हो धीरे धीरे पटरी पे आनी शुरू होगी, ये सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट होगी। क्लियर है? लेकिन
ये अपने आप में कल्चरल रेवोल्यूशन जो था वो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट घटना थी, क्लियर है। और अभी आप देखोगे ऐसा क्यों हुआ 1975 के आसपास, क्योंकि 1975 के आसपास आप देखोगे कि एक बड़ी घटना भी हो रही है यहाँ पे, माओ की डेथ भी हो जाएगी, ठीक है। माओ की डेथ के साथ साथ ये कल्चरल रेवोल्यूशन जो है वो फेल हो गई, कल्चरल रेवोल्यूशन खत्म हो गई। लोग माओ के नक्शे कदम पर आए, बहुत कुछ आए, लेकिन जब पार्टी जो कि अलग एक अगले लीडर के आने से, जो मिस्टर डेंग है जो यहाँ पे आने वाले हैं, तो उनके आने से अब आप देखोगे कि माओ का जो इफेक्ट है वो कम पड़ गया, माओ का इफेक्ट कम पड़ गया। और बेसिकली एक और इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगी आपको कि अब यहां से चाइना के आइडियोलॉजी और फिलॉसफी दोनों चेंज होगी। आइडियोलॉजी का मतलब है कि वो कम्युनिस्ट चाइना है पॉलिटिकली, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल टर्म में जब आप बात कर रहे हो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की, ठीक है, सो नए तरीके से इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बिल्डअप होनी शुरू हो जाएगी यहाँ पे। और वो आइडियोलॉजिकल बेस जो रहेगा कि हम वो कम्यून सिस्टम बनाएं और वो कम्यून सिस्टम बनाकर फिर डेवलपमेंट करें, यानी कि हमारे प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन के मॉडल पर हमारा जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वही डोमिनेट रहेगा। ये वाली अब फिलॉसफी यहाँ पर शेड कर देंगे धीरे धीरे लोग, क्लियर है। तो होपफुली ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग विजन है इसका जो सार तत्व अगर मैं बताना चाहूँ, इसकी जो समरी आपको बताना चाहूँ, तो समरी सिर्फ यही है कि इस कॉन्फ्लिक्टिंग विजन में माओ को 1965 से 1978 के दौरान तक ये फेस करना पड़ा कि अब उसको अपनी आइडियोलॉजी वीक होती दिख रही थी, जिस कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के बेसिस पर उसने चाइना का रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट शुरू किया था, रिपब्लिक ऑफ चाइना का, उसको चैलेंज मिलना शुरू हुआ उसकी ही पार्टी से। इसमें उसने अपने आप को बचाने, अपने उस आइडियोलॉजी को बचाने के लिए कल्चरल रेवोल्यूशन शुरू किया। इस कल्चरल रेवोल्यूशन में रेड आर्मी और ये तमाम बड़े पैमाने पर स्टूडेंट्स का मूवमेंट हुआ, मोबिलाइजेशन हुआ, ठीक है। अंत में बहुत कुछ इफेक्ट भी पड़ा इस कल्चरल रेवोल्यूशन का, लेकिन अंत में जैसे ही इसकी डेथ होगी, ठीक है, इसके डिफेंस मिनिस्टर की भी कुछ समय पहले डेथ हो जाएगी, उसके बाद आगे जाके माओ की भी डेथ हो जाएगी। और माओ के डेथ के साथ ही कल्चरल रेवोल्यूशन पूरी तरीके से खत्म हो गया। और उसके बाद अगली लीडरशिप जो आएगी वो लीडरशिप चाइना का डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अपने तरीके से करेगी, अपनी आइडियोलॉजी के बेसिस पर करेगी। ऐसा नहीं था कि आइडियोलॉजी जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी उसको पूरी तरह से शेड कर दिया गया, लेकिन उसको उस लेवल तक डाइल्यूट किया गया जिस लेवल में आगे जाके उनको कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। उन्होंने बहुत सारी वीकनेसेस ऑलरेडी देख ली थी कम्युनिस्ट मॉडल की। जिस कम्युनिस्ट इकोनॉमिक मॉडल में प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था उसकी अभी तक बहुत सारी वीकनेसेस निकल के आई थी। इकोनॉमिक स्टैग्नेंसी आ गई थी, इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन क्रिएट हुई थी, ठीक है। प्रोडक्शन भी जो है वो डिक्लाइन फेज में था। वो पिछले वाले वीडियो में सब कुछ हमने डिस्कस भी किया था, इस वीडियो के जस्ट पिछले वाला जो वीडियो था। तो दिस वाज, मैंने ये सार तत्व बता दिया आपको पूरे कल्चरल रेवोल्यूशन का, क्लियर है। सो अब आसान सा तरीका बता देता हूं आपको। इस आसान से तरीके से आप जो है वो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर अपने वीडियोस को, 11th क्लास की हिस्ट्री के वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। www.magnetbrains.com सर्च करेंगे। जब सर्च करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक, 12 क्लास तक आपको सारे क्लासेस दिख जाएंगे, ठीक है। अब जिस भी पर्टिकुलर क्लास की आप वीडियो एक्सेस करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम क्लास 11 की बात कर रहे हैं, तो क्लास 11 को आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि सारे फैकल्टी मेंबर्स अपने सब्जेक्ट्स के साथ में यहाँ पे देखना शुरू होंगे। इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको हिस्ट्री भी दिख जाएगा, क्लास 11th हिस्ट्री दिख जाएगा। क्लास 11th हिस्ट्री को वहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर इस तरीके का पेज देखने को मिलेगा आपको। जब इस तरीके का पेज देखने को मिलेगा तो वहाँ पर आपको सारे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज वीडियोज़ जो है वो प्रॉपरली इस तरह से दिखेंगे। जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक को वॉच करना है जस्ट आप क्लिक करेंगे, जब क्लिक करेंगे तो वो वीडियो प्ले होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो एक एफर्ट है ताकि आप घर बैठे आसानी से अच्छे एक्सप्लेनेशंस, अच्छे क्वालिटी कंटेंट को अपने तक मतलब प्राप्त कर सकें, ठीक है। और साथ साथ हमारे कुछ जो रिलेशनशिप है उनको बढ़ाने के लिए वीडियोस को आपको लाइक करना है ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी आपकी तरह के स्टूडेंट्स हैं जिन स्टूडेंट्स को इन वीडियोस की ज़रूरत है ना। तो डेफिनेटली इसमें ये आपके पार्ट का काम है, ये आपके पार्ट का काम करें और हम जो है अपने पार्ट का काम आपके लिए उतने ही परफेक्शन से करते चले जा रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू।